जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और एज यूजुअल की तरह हमारे जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जहां पे हमने पैसे लगाए होते हैं, वो हमेशा परफॉर्म करती रहती हैं। लास्ट जो हमने पीएसएल की टीम को स्पॉन्सर किया है, वो भी आप लोग देख रहे हैं कि इट्स नाउ एट द टॉप ऑफ द टेबल। तीन मैचेस खेले हैं, तीनों ही बहुत जबरदस्त जीते भी हैं। और हमेशा की तरह न सिर्फ स्टॉक्स नहीं, यहाँ पे अब हम क्रिकेट के ऊपर भी थोड़ा सा जो फोकस करें, वहां पे भी हमारी टीम परफॉर्म कर रही है। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस दफा सपोर्ट कर रहे होंगे। और चलें इस वीक को देख लेते हैं। इस वीक के अंदर के 100 इंडेक्स का ऑलमोस्ट 1.5% की उसने रिकवरी दिखाई है। और दो आप देख रहे हैं कि ग्लोबली काफी हद तक अभी टेंशन वगैरह चल रही है। एक अनसर्टेनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड के आगे जाके क्या टैरिफ्स का बनेगा। ट्रंप ने रिसेंटली 90 डेज का पॉज ऑलरेडी दे दिया है फॉर ऑल दोज कंट्रीज जो कि जिन्होंने रीच आउट किया है ट्रंप को कि हम आगे से निगोशिएशन करना चाह रहे हैं। और उसकी बेस के ऊपर थोड़ी सी आपको मार्केट में हल्की फुल्की रैली नजर आई है। बाकी कंट्रीज के अंदर ज्यादा बेहतर थी। जापान के अंदर थी, के 100 ने भी थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है। बाकी जो कंट्रीज है उसमें थोड़ा सा अभी भी रेंज बाउंड चल रहा है। तो चलते हैं फराज भाई की तरफ। फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट को ओवरव्यू भी दे दें। जी अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। सब कुछ अच्छा चल रहा है। मार जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड परफॉर्म कर रही है, हमारी परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चल रही है। अ, जो लास्ट वीक हमने सजेस्ट किया था कि 100 इंडेक्स चूँकि रेंज में चल रहा है, मेरे पास बुल्स के भी 3 वेट्स थे, बेयर्स के भी 3 वेट्स थे, तो बैलेंस आउट हुआ हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में ये होना चाहिए था कि आप कैश पे रहते, और हमने यही सजेस्ट किया था कि 50% कैश पर आ जाएं। और जब मार्केट रेंज में होती है, इस तरीके से वॉलेटिलिटी होती है, तो इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं। सो हमने एक डिसीजन लिया, मैंने और सैयद फराज इक्विटीज़ में जो हमारे जितने भी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, उन सबको हमने इंट्राडे कॉल्स देना शुरू किया, और बेहतरीन तरीके से उसने परफॉर्म करना शुरू किया। चूँकि मार्केट वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो उस कैश को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया, और मैं दिखा भी देता हूँ। आज सुबह सुबह हमने GHNI की कॉल दी थी। सैयद फराज इक्विटीज़ के जो भी क्लाइंट्स हैं उनको मिली होगी कि 728 पे बाय करें। इसका जो टारगेट है वो आज ही हिट हो जाएगा 754। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जुम्मे से पहले ही 2 घंटे के अंदर ये हिट हो गया। कल PSO की कॉल दी थी कि 384 पे बाय करें और 396 से 98 के दरमियान बेचें। विद इन अ डे इंट्राडे कॉल यहाँ पे मेंशन की हुई है, वो जाके हिट होगी। सो बेहतरीन तरीके से जो है वो मार्केट परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से आप एनालिसिस करके उसको लेके चल रहे हैं कि इंट्राडे ऐसा होना चाहिए। जो हमने लास्ट वीक बुल्स एंड बेयर्स में रिकमेंडेशंस दी थी, एक तो सुई साउथ था। सुई साउथ 39 पॉइंट समथिंग पे था। उसके बाद वो अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस टाइम आज 42 समथिंग चला गया था, 42.78 तक। और हमारा जो टारगेट है वो इंटैक्ट है 45, एंड देन 50 के करीब अच्छा परफॉर्म किया। इससे पहले हमने KSB पम्प्स को भी लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें। ब्रेकआउट के बाद ये सीधा ऊपर गया 185। स्टिल ये ट्रेड कॉल इंटैक्ट है, हम इसको आए कर रहे हैं 195 के करीब। लेकिन जो सैयद फराज इक्विटीज़ पे क्लाइंट्स हैं, हम लोग इस ट्रेड को राइड कर रहे थे 162 से, और हमारा सेकंड टारगेट था 184। वो हिट हुआ और उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ। स्टिल ये कॉल इंटैक्ट है। जो होल्ड करना चाहते हैं 195 के टारगेट्स के लिए, वो बिल्कुल कर सकते हैं इसको। फिर डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, लास्ट वीक हमने लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स हम यही कह रहे थे कि डॉलर जो है वो बेरिश रहेगा, और वो बेरिश ही था। और जो सपोर्ट यहाँ पे बताई हुई थी तकरीबन उसी सपोर्ट के करीब आया हुआ था। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ से कि एक बाउंस ले, लोअर हाई बनाए और फिर नीचे आए। सो चूँकि ईस्टर की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो मार्केट रेंज में थी पूरे हफ्ते। तो डॉलर इंडेक्स भी फिर उसी तरीके से रेंज में, जो सपोर्ट बताई थी वहाँ से बाउंस किया है, और हम लोअर हाइस पे इसको देखेंगे आगे। एक और क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन रिकमेंड किया था, CVX USDT। कहा ये था कि या तो ये इस फिफ्थ के करीब आए या ट्रेंड लाइन पर आए, सो वहाँ पे बाई कीजिएगा। इसने एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट किया, और ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से 20-25% ऊपर चला गया। यहाँ पे टेस्ट हुआ, एंड देन उसके बाद ये कल जो था 2.4 के करीब तक गया है, और स्टिल ये ट्रेड भी इंटैक्ट है, और हम इसको आई कर रहे हैं कि यहाँ तक जाए। सो ओवरऑल बहुत अच्छा वीक रहा ग्लोबल मार्केट्स में। चूँकि छुट्टियाँ थी ईस्टर की, तो इसलिए रेंज में रही, काफ़ी हद तक वॉलेटाइल थी। चांसेस थे उसमें भी, अपॉर्चुनिटीज़ थी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, लेकिन स्विंग ट्रेड्स पे जो ट्रेड कॉल्स दी हुई थी वो स्टिल इंटैक्ट है।
बाकी 100 इंडेक्स के ऊपर अभी हम आगे प्रॉपर रिव्यू करते हैं उसको। सो ओवरऑल ये था, हमारा अच्छा वीक गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जबरदस्त हो गया। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स आवर मैक्रो इकोनॉमी। और इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स तो नहीं थी, लेकिन 2-3 न्यूज़ जो आई हैं वो काफ़ी ही ज़बरदस्त आई हैं फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। बहुत अरसे से हम ऑलरेडी कहते आ रहे हैं कि काफ़ी हद तक सिनेरियो हमारा अच्छा जा रहा है एंड वी शुड बी बुलिश फॉर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, शॉर्टर टाइम के हिसाब से भी और लॉन्गर टाइम के हिसाब से भी। खैर, लॉन्गर टाइम के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हमें इस चीज को देखना चाहिए। लास्ट वीक के अंदर अगर ओवरऑल देखा जाए डेवलपमेंट्स में, तो ट्रंप ने ऑलरेडी 90 डेज का पॉज दिया था टैरिफ्स के अंदर, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया काफी डिटेल में। मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था लाइक वे के साथ। इसके अलावा जो है ऑटो सेल्स जो है वो 46% उन्होंने इजाफा दिखाया है। इसके अलावा सीमेंट्स की सेल जो है तकरीबन 11% का उनमें डिक्लाइन नजर आया, ड्यू टू द फैक्ट के 11% आपके सीमेंट के जो डिस्पैचेस थे यानी कि सेल्स थी वो थोड़ी सी नीचे आई थी रमजान की वजह से। इसके अलावा जो है बिजली की कीमतें, आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 7.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रेट को कम कर दिया है, तो उसका जो है काफी हद तक बेनिफिट काफी कंपनीज को होना है। सीमेंट की कंपनीज के अंदर फौजी सीमेंट है, एसीपीएल है, कुहाड़ सीमेंट है, ज्यादा जो ग्रिड से के ऊपर जो रिलाई ज्यादा करते हैं तो उनकी ऊपर ज्यादा अच्छा बेनिफिट आ सकता है। दूसरी बात जो है रॉयल्टी फी, मैंने बताया था कि आपके जो खैबर पख्तूनख्वा जो केपीके के अंदर आपके जितने भी प्लांट्स हैं उनके ऊपर रॉयल्टी फी लगा दी गई है, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है। ये वही वाली फीस है जो कि पहले पंजाब के अंदर लगाई थी, पंजाब के अंदर जहां पे लगाई थी तो मार्जिन वहां पे जो कंपनी थी उनके थोड़े से श्रिंक हुए थे। और मैंने उस टाइम भी बताया था कि चिराग सीमेंट बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियरी है इस चीज का, कि क्योंकि उसका केपीके के अंदर प्लांट था और केपीके के अंदर जब प्राइसेस को पंजाब के अंदर उसको बढ़ाया गया कि ये फीस लगाएगी, तो उसको मिटिगेट करने के लिए सारी कंपनी ने अपनी प्राइसेस को बढ़ाया, तो उनके मार्जिन थोड़े से स्टेबल हो गए। और चिराग सीमेंट ने भी अपनी प्राइसेस को उसी टाइम बढ़ाया था, तो उसके मार्जिन ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी हुई थी। लेकिन अगेन अब ये सारी चीजें केपीके के अंदर भी ये फीस लग गई है, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि एक कंपनी जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो जरूरी नहीं होता कि उसमें सारे फैक्टर्स सारे उसके हक में जा रहे हैं, कुछ फैक्टर अच्छे हक में जा रहे होते हैं, कुछ नहीं जा रहे होते, और दोनों को कॉम्बिनेशन करके ही हमें चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑयल एंड गैस डिस्कवरी जो थी आपकी वजीरिस्तान के ब्लॉक में मिली है, डिस्कवरी हुई है उसकी, और इसका जो ईपीएस इंपैक्ट है वो ओजीडीसी और मारी के ऊपर आएगा। तकरीबन यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.4 ओजीडीसी के ऊपर है और तकरीबन 8 रुपीज मारी के ऊपर है। यूरिया सेल्स ऑलरेडी मैं 3-4 हफ्ते से बात कर रहा हूँ कि यूरिया सेल्स आपकी लो रहेंगी इस दफा। एक्सपेक्टेड है कि आगे 3-6 महीने इसकी थोड़ी सी सेल्स वगैरह निस्बतन कम होंगी, तो आप देख रहे होंगे कि एफएससी और ई फर्टिलाइजर थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये इस वीक के जो हमारी डेवलपमेंट्स है, सबसे पहले तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है हमारा 8.5%, आई थिंक ये 5.5 था, बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये जरा आप चेक कर लीजिएगा। ईयर ऑन ईयर बहरहाल थोड़ा सा नीचे आया ड्यू टू लोअर फूड, फर्टिलाइजर एंड टेक्सटाइल सेल्स। ठीक है, तो ओवरऑल जो फूड की जो सेल्स हैं वो निस्बतन कम आई हैं, लेकिन दैट इज गुड फॉर अदर कंपनीज एज वेल, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जो है आम बंदे के लिए काफी हद तक बेहतर सिनेरियो है। फूड सेक्टर के लिए इतनी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बाकी जो कंपनीज है उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत अच्छी सेल्स दिखाई है। फर्टिलाइजर की निस्बतन थोड़ी सी सेल्स कम आई है, वो ऑलरेडी हमने बताया। टेक्सटाइल की मार्जिनली थोड़ी सी नीचे थी, आई थिंक -0.3% थी। और ऑटो की जो सेल्स है उसने बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट किया पॉजिटिवली। सो यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन तो दे दिया, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो कि फूड सेक्टर के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन ज्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा सा एलएसएम आपका नीचे है, बाकी सारे ऑलमोस्ट सही जा रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट एंड बैंक्स की रिसेंटली भी आपने कल न्यूज देखी होगी, 1.27 ट्रिलियन रुपीस की डील हो चुकी है तो टू रिजॉल्व एनर्जी सेक्टर सर्कुलर डेप्ट। और ये 2-3 हफ्ते पहले भी हमने जिक्र किया था कि ये होने जा रहा है, और इसकी बेस के ऊपर तरीकेकार ये होगा कि ओवरऑल बैंक से लोन लिया जाएगा, और ये तकरीबन 10 to 11% के दरमियान 6 से 7 साल के लिए आपका ये लोन लिया जाएगा। बैंक गवर्नमेंट लेगी बैंक से, और जितनी भी कंपनीज हैं जो सर्कुलर डेप्ट में जिनको अदा करने हैं उनको ये अदायगी की जाएगी, उनको पैसे आएंगे, और इसका जो तरीकेकार होगा वो बेसिकली हमारे एंड से भी जाएगा। ये ना आप समझे कि आपके ऊपर इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आएगा आपके ऊपर, क्योंकि जो शरह सूद की मद में जो बैंक्स को पैसे वापस किए जाएंगे वो हमारे बिलों में थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, ये भी आपको ज़हन में रखना है। लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड साइन कि जो सर्कुलर डेप्ट का बहुत बड़ा मसला था वो सॉल्व होने जा रहा है। आगे जाके अगर तरीके स्टेप्स थोड़े से बेहतर रहेंगे तो हमारे भी हालात
अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान पोस्ट 1.2 बिलियन रुपीस करंट अकाउंट सरप्लस इन मार्च 2025, ये रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया है, बैक्ड बाय रेमिटेंसेस। और पाकिस्तान की इस दफा जो मार्च 2025 के आए, बहुत ही बेहतरीन आपकी रेमिटेंसेस आई है, $4.1 बिलियन की रेमिटेंसेस। इट्स अ ह्यूज थिंग। जो मैं ये कह रहा था कि बहुत जबरदस्त हमारे इस दफा न्यूज आई है, वो ये न्यूज है, और जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो 1.2 बिलियन पे जा चुका है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारा जो इस दफा जुलाई 2025 के अंदर हमारा जो रिजर्व्स होंगे वो पहले $13 बिलियन तक एक्सपेक्टेड थे, अब $14 बिलियन तक बढ़ जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग। अगेन आगे जो फॉरवर्ड लुकिंग जो आपको नजर आ रहा है सिचुएशन हमारी काफी हद तक बेहतर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आईटी एक्सपोर्ट जो थी हमारी तकरीबन 23% ऑलमोस्ट इंक्रीज की है ये थर्ड क्वार्टर के अंदर हमारा फिजिकल ईयर जो गुजरा है। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 9.38% हमारी बढ़ी है, और अब तकरीबन हमारी पिछले 9 महीने के अंदर $13.6 बिलियन की हमारी ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुकी है। सो दिस इज अगेन वेरी गुड साइन। इसके बाद जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है हमारा तकरीबन ये ईज आउट हुआ है, इट इज नाउ अराउंड 101.6। तो ऑलरेडी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिन लोगों को पता है कि हमारा जो करेंसी की वैल्यूएशन होती है वो एक इंडेक्स से निकाली जाती है, पाकिस्तान के अंदर जो रील इंडेक्स है वो इस चीज के लिए काम आता है। तो ऑलरेडी द प्राइस इज एडजस्टेड एट द राइट लेवल, तो इसके हिसाब से हमारी मार्केट अगेन इट्स एट वेल गुड डॉक्यूमेंट, वेल सिचुएशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं और मेंशन करता हूँ कि काफी हद तक जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं स्टॉक्स का, तो मैंने अपने एंड पे एक स्कोरिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ जिसको इन्वेस्टर जीनी स्कोरिंग भी मैं कहता हूँ। सो ओवरऑल जब भी आप अच्छी कंपनीज को पिक कर रहे होते हो तो किस तरीके से क्राइटेरिया होता है, हम अपने एंड पे क्या कर रहे होते हैं, उसको जितने भी हमने मैट्रिक्स पढ़ने हैं उसको हम स्कोर देते जाते हैं कि जो ये चीज अगर एक कंपनी की अच्छी है तो इसको हमें एक अच्छा स्कोर देते हैं, अगर ये चीज कंपनी के लिए बुरी है तो ओवरऑल हम उसको एक बैड स्कोर देते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे दो कंपनीज का एनालिसिस थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ई फर्टिलाइजर और एफएफसी का। ऑलरेडी अगर आप लोग देखें कि एफएफसी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है एक साल के अंदर, एक्सेप्शनल गेन्स दिए हैं, और इसकी वजह बहुत बड़ी ये थी कि ये पूरा सेक्टर जो है फर्टिलाइजर सेक्टर गैस के ऊपर डिपेंडेड है, और जब गैस की प्राइसेस ज्यादा बढ़ती हैं तो इनके मार्जिन श्रिंक होते हैं। ई फर्टिलाइजर आज से एक साल पहले वो भी गैस ले रहा था और एफएफसी भी गैस लेता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है कि एफएफसी जो है वो गैस डायरेक्टली लेता है मारी से। ठीक है, मारी आपको पता है स्टॉक जो अवेलेबल है हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर, और ई फर्टिलाइजर भी मारी से लेता है लेकिन वो इनडायरेक्ट लेता है। मारी जो है वो एसएनजीपी को देता है, एसएनजीपी से फिर ई फर्टिलाइजर देता है। अब यहाँ पे जो है एसएनजीपी जो उसके ऊपर अपने प्रॉफिट्स वगैरह भी रख रहा है, ये इस वजह से ई फर्टिलाइजर के थे वो मार्जिन बहुत श्रिंक हो गए और इसके प्रॉफिट लेवल नीचे चले गए। अब एफएफसी के एंड पे बहुत ज्यादा इंक्रीज इसी वजह से हुआ कि उसके मार्जिन ज्यादा इंक्रीज हो गए। अब यहाँ पे हम कैसे देखें, आज से 2-3 साल पहले ई फर्टिलाइजर था वो ज्यादा बेनिफिशियरी था, उसके ज्यादा हमारे पास स्कोर अच्छे आते थे। तो ऑलरेडी आप देखो फाइनेंस में हर कंपनी को देखना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने इस आसान काम क्या किया है कि इसके स्कोरिंग मैकेनिज्म को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये एफएफसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा आपको बैक एंड पे जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखें एफएफसी, यहाँ पे अगर हम चेक कर लेते हैं ओवरऑल कोविड के बाद से लेट्स सपोज, अब आप देख रहे हो दिसंबर 2020 में थोड़ा सा एफएफसी का ज्यादा स्कोर था, लेकिन ओवरऑल 2021 और 2022 में यहाँ पे स्कोर एफएफसी का निस्बतन कम आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आप देखो पिछले एक साल के अंदर एफएफसी का 70s में 80s में स्कोर बड़ा जबरदस्त आ रहा है। अच्छा इसी का वो मैं ई फर्टिलाइजर के साथ आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अगर ई फर्टिलाइजर में हम सिमिलर पीरियड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो 80s के अंदर इसका स्कोर था, यानी कि ई फर्टिलाइजर का स्कोर एफएफसी से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब जितने भी हम सिनेरियोस पढ़ रहे हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कि जो ई फर्टिलाइजर है वो थोड़ा सा बेहतर स्कोरिंग मैकेनिज्म में चल रहा है। ठीक है, अगर अब लेटेस्ट पीरियड में देखा जाए तो इसमें देखो आप 55-60s में इसका स्कोर जा चुका है। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ में भी दिखा देता हूँ, सो लेट मी जस्ट शो यू ऑन दिस ग्राफ। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि ई फर्टिलाइजर और एफएफसी दोनों को मैंने यहाँ पे कंपेयर करके आपको दिखाया। दिस इज गोइंग बैक टू मार्च 2020 जहां पे हमारा ई फर्टिलाइजर का स्कोर एफएफसी से ज्यादा था, और ई फर्टिलाइजर ने वैसे बाय द वे डिविडेंड भी ज्यादा दिए थे एफएफसी से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ई फर्टिलाइजर ने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद, 1 साल से 1.5 साल यहाँ पे नजर आ रहा है 45% का रिटर्न दिया, और एफएफसी ने तकरीबन 24% का रिटर्न दिया। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ जहां पे 2021 में भी आप देखो
पूरा साल ई फर्टिलाइजर का ही स्कोर ज्यादा बेहतर था एफएफसी से। लेकिन जब हम 2024 के पीरियड में आते हैं, 23 ऑनवर्ड्स देखते हैं, क्योंकि यहां से एक साल पहले से हमारा एफएफसी का स्कोर ज्यादा बेहतर आना शुरू हुआ था, तो तब से हमारा एफएफसी ने कैसी परफॉर्मेंस दिया। अब आप यहां पे देखें, ये एक साल से आपका क्या हो रहा है, एफएफसी का स्कोर ज्यादा बेहतर है। सो एफएफसी ने तकरीबन 319% परफॉर्म किया और ई फर्टिलाइजर ने 173% परफॉर्म किया। अब आप थोड़ा सा सोचो कि ओवरऑल जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो अच्छी कंपनीज पिक करने के जो क्राइटेरियाज होते हैं, क्या आप सारी कंपनीज के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो आपके अच्छी अच्छी कंपनी जिनका सबसे ज्यादा स्कोर आ रहा है वो सबसे बेहतरीन भी परफॉर्मेंस देती है। यही वजह है, यही तरीकेकार थे जो मैंने अपने एनपीवी स्टॉक एनालिसिस के अंदर यूज करके अच्छी कंपनीज पिक की, और एटलस होंडा जैसे इस साल बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, पीएसएक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया, केटीएमएल ने परफॉर्म किया, ये सबके स्कोर्स मेरे एंड पे बेहतरीन थे। यही चीज मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं। तो इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द कोर्स, तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग जा सकते हैं और इसमें ये चीज सीख सकते हो खुद से। आप खुद से भी किसी दुनिया के ऊपर स्टॉक पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलें, नाउ बैक टू फराज भाई। फराज भाई थोड़ा सा केएसई 100 इंडेक्स का भी बता दें, इस वीक के अंदर आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा अमार, 100 इंडेक्स पे जाने से पहले मेरे 2 क्वेश्चन हैं आप ही की प्रेजेंटेशन से। अभी आपने बहुत अच्छा दिखाया, डिफरेंशिएट किया एफएफसी को और ई फर्टिलाइज़र को। इस टाइम बहुत से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ई फर्टिलाइज़र को होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा डिविडेंड्स देता रहा है एक टाइम से। राइट नाउ ये अपने हाई से तकरीबन 27% ड्रॉप हुआ है और एफएफसी 22% ड्रॉप हुआ है। क्या स्टिल आपने फर्टिलाइज़र सेक्टर को जब कवर किया था आपने हाईलाइट कर दिए थे ये सब कुछ, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, क्या स्टिल अभी तक हमें अपने पोर्टफोलियोज़ में इनको होल्ड करना चाहिए? अभी आपके इन्वेस्टिजिनो मॉडल में भी अच्छे स्कोर्स इनके नहीं शो हो रहे। जिनके पास है वो क्या करें, इंतज़ार करें, सेल कर दें, या एवरेज आउट करें? इसको क्या करना चाहिए इस टाइम? अच्छा, एक तो बेसिकली अगर आप एक साल के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हो तो मुझे लग रहा है 3-6 महीने इन्होंने इतनी परफॉर्मेंस नहीं देनी। अगर आप थोड़ा सा कंसर्न हो कि 3-6 महीने के लिए हम कौन से स्टॉक्स पिक करें, तो आप ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स किसी और में भी जा सकते हो। ऑल्दो मेरी एफएफसी इस साल की पिक थी, लेकिन अगेन ये होता है कि आपको यूरिया सेल्स वगैरह सारी चीजें डिपेंडेंसी साथ साथ देखनी होती है। तो इस साल जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू इंडेक्स इतनी अच्छी नहीं रहेगी दोनों फर्टिलाइजर सेक्टर कंपनीज की। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर आप इसको रखना चाहते हैं, बहुत से ब्रोकर्स भी, म्यूचुअल फंड्स भी ये कह रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड इनकी बहुत जबरदस्त होती है, डबल डिजिट्स में होती है, तो उसकी बेस के ऊपर उन्होंने भी होल्ड करके रखा हुआ है। आप लोगों ने होल्ड करना है, दैट इज अप टू यू। बट मुझे लग रहा है कि इस साल शायद इतनी परफॉर्मेंस इनकी उतनी नहीं होगी जितनी इंडेक्स की होगी। बाकी अगले सालों के अंदर दोनों बहुत अच्छी कंपनीज है, कैश रिच कंपनीज है, इतने हालात इनके बुरे नहीं रहते, इनको भी सब्सिडीज मिलती रहती हैं, तो बेहतर ही रहेगा। फॉर नाउ मेरे ख्याल से एफएफसी इज मच बेटर देन ई फर्टिलाइजर फॉर द मोमेंट, जब तक गैस की प्राइसेस का ये सिलसिला रहेगा। जब ई फर्टिलाइजर को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा तो ई फर्टिलाइजर भी फिर उस पार पे compete कर पाएगा एफएफसी। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई शॉर्ट टर्म है, जैसे मीडियम टर्म है कि 6 to 9 मंथ्स के लिए अगर कोई इन इन्वेस्टमेंट्स को जो एफएफसी और ई फर्टिलाइज़र में की हुई है स्टॉक्स की शक्ल में, अगर वो कहीं फ्लिप करके सिक्लिकल इन नेचर स्टॉक्स पे आ जाएं, जैसे ऑटो सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल में, वो मेरे ख्याल में बेहतर आपको रिटर्न दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र सेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमार, एक और सवाल है मेरा आपसे। अभी आपने कहा कि 7.5 रुपये बिजली की कीमत कम हो गई है, वो हमें हर तरफ से सुनने को मिल रहा है, सुबह से शाम तक कहीं पे भी जाएंगे वो यही सुनने को मिल रहा है। मुझे एक बात बताएं, अभी आपने कहा कि सर्कुलर डेट वाला जो मसला हल हुआ है उसमें हमारे बिल्स में भी वो एडजस्टमेंट्स आएंगी उसकी। सो 7.5 रुपये बिजली कम हुई है, ये ना हो कि 10 रुपये की एडजस्टमेंट आ जाए उसके ऊपर। नहीं, 10 रुपए की एडजस्टमेंट नहीं आएगी। जो ऑलरेडी पहले बात हुई हुई है, जो पहले हमने डॉक्यूमेंट्स देखे थे उसमें 1.5 पे लिखा होता है, 1 से 1.5 पे आएगा, तो इतना ज्यादा नहीं आएगा। 1 से 1.5 आगे भी महंगाई में तो चीजें बढ़ती रहती हैं, तो उसके हिसाब से 1-1.5 पे इतना नहीं है, अगर गिवन के 7.5 रुपए आपका बिजली कम भी हुई है। तो 7.5 रुपये अगर बिजली कम हुई और 1-1.5 रुपये ये है, तो इसका मतलब नेट आपकी 6 रुपये कम होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो, तो मेरे ख्याल में अब 6 रुपये का के एड्स चलाने चाहिए, 7.5 के नहीं। ठीक है, चलें। अच्छा 100 इंडेक्स को देख लेते हैं उस पर। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है।
अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे। अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। टेक्निकली आप देखें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आई। जिस तरीके से हम लास्ट वीक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेंज में ही रहेगी या अगर नीचे आती है तो हम बाय करेंगे, तो अभी तक बिल्कुल रेंज में ही चल रही है। एक दिन ऊपर होती है, 2 दिन नीचे, फिर ऊपर। तो ये क्यों इस तरीके से रेंज में चली है? हमारे पास जो बुल्स और बेयर्स के पॉइंट्स हैं वो इक्वली हैं। मतलब 3 अगर मेरे पास बुल्स के पॉइंट्स हैं, हाई राइज एंड हाई लोज लग रहे हैं और टाइम साइकिल्स में एडवांसिंग फेज पर जाना चाहिए था। अप्रैल हमारे पास सीजनल्स में बुलिश महीना होता है, बहुत से कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के। सो ये वॉलेटाइल महीना तो होता है और अच्छा भी होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड बेयरिश इंडिकेशंस में हमारे पास वीकली डाइवर्जेंस आ गई बेयरिश, फिर RSI के ऊपर, फिर आपकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ गई। और ये जो शूटिंग स्टार था ये बड़ा ख़तरनाक बना था और ये हमने हाईलाइट भी कर दिया था उस टाइम कि इसके बाद शायद नीचे आ जाए मार्केट, और उसके बाद आई भी थी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए वेट्स पे 3 बुल्स के पॉइंट्स हैं, 3 बेयर्स के हैं, ऐसे में रेंज ही रहेगी मार्केट। और रेंज में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वॉलेटिलिटी होती है। आप रोज़ाना कोई ना कोई स्टॉक बढ़ रहा होता है, उसमें आपको चांसेस मिल जाते हैं कि आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करके प्रॉफिट्स बुक करके साइड पे रहें। सो ऐसे सिनेरियो में मैं इसलिए यही कहता हूँ कि 50% कैश पे रहें। इन केस इस रेंज की वजह से अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स वैल्यू बाइंग करने का मौका मिल जाएगा आप लोगों को। और सेकेंडली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना चाह रहे हैं इंट्रा डे बेसिस के ऊपर, उस पर आपको 1-2% के रिटर्न्स पोर्टफोलियो के ऊपर भी बन सकते हैं, मिल सकते हैं। सो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन की हुई है। 1,15,690 पहली सपोर्ट है, 1,13,120 दूसरी है, रेजिस्टेंस के ऊपर 1,19,500 एंड देन 127.90 इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है। सो ओवरऑल ये है कि एहतियात से काम करें, कैश पर रहें, अपॉर्चुनिटीज़ डेली बेसिस पे मिलेंगी आपको। सो उस पर आप काम कर सकते हैं। सो कैश पे रहने का फ़ायदा आप लोगों को काफ़ी हो सकता है। 50% कैश पे रहें, और जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको परेशान होने की कोई बात नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ये हमारे इस रेंज के ब्रेकआउट्स लगेंगे ऊपर की तरफ, एंड देन हम एक और रैली इसमें देखेंगे इसी साल। सो ओवरऑल जब तक ये रेंज में ट्रेड हो रही है, नए हाइज नहीं लग रहे, उस टाइम तक थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखें, 50% कैश पे रहें और उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। जी अमार। चले गेटिंग बैक टू प्रेजेंटेशन। अच्छा, इस वीक के अंदर जो कंपनी मैंने सेलेक्ट किया है दैट वुड बी एटलस होंडा। ऑलरेडी ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान के अंदर सक्सेस स्टोरीज को हम इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं करते, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है और ये मोटरसाइकिल्स वगैरह बेचते हैं। और जितना मार्केट शेयर इनका पाकिस्तान के मार्केट के अंदर अवेलेबल है और जितनी सक्सेस इनकी है, आई हार्डली थिंक कि किसी और कंपनीज की इतनी जबरदस्त सक्सेस हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें एटलस होंडा 1 साल के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर चुका है। मैं इसको बहुत अरसे से हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो भी पीछे, तो खैर हमें ये जो दिसंबर 2025 के अंदर भी इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स एज वेल। और अगर 1 साल की निस्बत देखें, ये 240 से 1057 पे स्टॉक आ चुका है, तकरीबन 5 गुना बढ़ गया। और अगेन फिर फराज यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हमें स्टॉक्स आप ऐसे बताएं जी कि 10x स्टॉक होते हैं। 1 साल पहले भी ये मेरी रिकमेंडेशन थी और आज के दिन तक ये देख लें कितना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके ऊपर आज एनालिसिस करते हैं और मैं आपको लोगों को थोड़ा सा बताता हूं कि ओवरऑल ये फंडामेंटली आप लोगों ने इसको कैसे देखना है। इसमें 1-2 चीजें ट्विस्ट के तौर पे हैं, तो खास तौर पे मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसके बैक एंड पे क्या चीज चल रही होती है, ये कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर। आप लोगों ने ऑलरेडी ये लास्ट वीक के अंदर भी मैंने ऑटो पॉलिसीज वगैरह बहुत डिस्कस किया है, 2021, 2016, 21। ये अगेन मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अगर पॉज करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। थोड़ा सा एटलस होंडा के ऊपर भी अप्लाई होती है, लेकिन एटलस होंडा के ऊपर जो साजगर के ऊपर जब हमने एनालिसिस किया था, जितना इम्पैक्ट साजगर के ऊपर था एटलस होंडा के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं है ऑटो पॉलिसी का। तो उसकी भी मैं आगे से थोड़ा सा बताता हूँ कि उसकी क्या वजह है, लेकिन दीज आर ऑल द स्लाइड्स जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। सो एटलस होंडा पे चलते हैं। सबसे पहले तो एटलस होंडा से आपको एक आइडिया होना चाहिए, जो आप लोगों ने एड्स बहुत मशहूर है, ये 10-15 साल से आप देखते आ रहे हो कि मैं तो होंडा ही लेसा। ये वो वाली कंपनी है जो होंडा बाइक्स बेचती है
ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त इनकी बाइक्स हैं। मैं भी किसी जमाने में बहुत ज्यादा बाइक चलाया करता था, तो होंडा की ही बाइक मैंने यूज की थी, स्कूल के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे अगेन मुझे बड़ी अच्छी बाइक लगती थी। अगर मैं उसको चाइना की किसी भी बाइक के साथ कंपेयर करता था, बहुत जबरदस्त डिफरेंस नजर आता था। यार वो इतनी हल्की सी बाइक्स है और ये इतनी जबरदस्त सॉलिड किस्म की, जिसमें अच्छे स्पेयर पार्ट्स वगैरह लगे, हर चीज इज रिमार्केबल, बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा, इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया जाए तो 1962 के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई थी, एटलस ग्रुप। और होंडा मोटर जो कंपनी है जापान की, इसका आपस में कोलैबोरेशन हुआ और उसकी बेस के ऊपर एक कंपनी बनी। इस टाइम के ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने पहले पेज के ऊपर इसको हाईलाइट कर दिया कि मार्केट लीडर है इस टाइम पे। 85% मार्केट शेयर है इसका पाकिस्तान मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि इस टाइम पे अगर आपकी 100 मोटरसाइकिलें पाकिस्तान के अंदर बिकती हैं तो 85 होंडा की बिकती हैं, 15 रेस्ट ऑफ द अदर कंपनीज वो बिकती हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शिराजी इन्वेस्टमेंट जो एटलस की यहाँ पे कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, उसका 55% शेयर है, होंडा का जो है 35% शेयर है, और दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से ये एटलस होंडा यहाँ पे आई। ये इनकी इसकी प्रोडक्ट रेंजेस है इस टाइम पे काफी ज्यादा, आप देख सकते हो 125 है, इसकी जो 70 सीसी बाइक वो बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके अलावा 150 सीसी की भी इनकी बाइक्स हैं। इसके अलावा अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी ये जाना चाह रहे हैं, एक दो इन्होंने इंट्रोडक्शंस और भी दिए हैं कंपनीज की, तो एक दो बाइक्स और भी लेके आए हैं। सो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। ओवरऑल ये कुछ सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स इन्होंने रिसेंटली लिए हैं, तो ये मैंने शुरू में हाईलाइट कर दिए बिकॉज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली जो है 8.7 मेगावाट सोलर कैपेसिटी इन्होंने ऐड की है, जो कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो इनका इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा निस्बतन कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त ये काम कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत बेहतरीन है, 1600 प्लस से ज्यादा डीलरशिप है, और 3SS की इनके पास सर्विस मौजूद है। 3SS अगेन जो सर्विस आप देते हो, सेल्स देते हैं, और जो स्पेयर पार्ट्स की जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, ये बहुत कम कंपनीज होती हैं जो 3S आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये अगेन होंडा इज वन ऑफ देम जो ये सारी चीजें आपको देती है। स्ट्रेटेजिक विजन जो इनका आगे जाके है, दे आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो कि 2025 ऑनवर्ड्स इज एक्सपेक्टेड कि ये कोई गाड़ियां बाइक्स लेके आएंगे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर काउंट होंगी और वो यहाँ पे सेल भी होंगे। और इसके बाद जो है एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट टुवर्ड्स अफ्रीकन एंड एशियन मार्केट्स, एशियन मार्केट जो एशिया आपका जो मिडिल ईस्ट वगैरह आता है, ये सारी कंट्रीज के अंदर भी आपको ये एक्सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल आप देख सकते हो जो हमारी पॉलिसीज थी उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि 10% गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने अपना एक्सपोर्ट को एक टारगेट रखना है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो उसके मुताबिक भी ये एक्सपोर्ट को अपना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो सबसे ज्यादा कैश फ्लोज एंड लिक्विडिटी एनालिसिस इस टाइम पे बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना कि एटलस होंडा क्यों इतनी पावरफुल है। नंबर 1, इनकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अगर ये सारी चीजों को देखा जाए, जितना इस टाइम पे उनके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी चीजें बढ़ी हुई, आराम से इनका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा या डिविडेंड्स इन्होंने देने हैं, बहुत आराम से कवर हो सकते हैं। दूसरी बात, फ्री कैश फ्लोज इनके बेहतरीन है। 14 बिलियन के इनके पास पाकिस्तानी रुपये के अंदर फ्री कैश फ्लोज पड़े हुए हैं। फ्री कैश फ्लोज क्या होता है? जो आपका कैश बच जाता है जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर सारा कुछ कर लेते हैं, खर्चा कर चुके होते हैं बिजनेस के अंदर, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर आपके पास कैश रह जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लोज। और ये आपका साल के निस्बत भी देखा जाता है। इस टाइम पे इसकी यील्ड जो है वो 14.6% है, यानी कि फ्री कैश फ्लोज को अगर आप रेवेन्यू के साथ देखें, दिस इज रिमार्केबल। और मैंने अपने एंड पे एक क्राइटेरिया रखा होता है कि कम से कम 10% अगर आपकी फ्री कैश फ्लो की यील्ड है, दिस इज अगेन वेरी गुड, एक्सेप्शनल फॉर अ कंपनी कि इतना ज्यादा वो आप मेंटेन कर पा रहे हो। फिर डिविडेंड पे आउट जो है इसकी तकरीबन 54% 60% के राउंड अबाउट है। दिस इज अगेन वेरी सेफ अगर फ्री कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। कैश एंड इक्विवेलेंट जो शॉर्ट टर्म इनकी इन्वेस्टमेंट्स की गई, मैंने इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं डाली, लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें 18 बिलियन का इनके पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है, दैट इज रफली अबाउट 12% ऑफ द टोटल एसेट्स। और अगर शेयर प्राइस वाइज देखा जाए तो तकरीबन ये 146 रुपीज बनता है, 150 रुपीज आप समझ लो कि पर शेयर जो है इनके पास कैश मौजूद है। डेट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही जीरो है। सो ओवरऑल ऐसी कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट लाजमी रखनी चाहिए जिनका कैश जो डेट जो है वो बिल्कुल जीरो। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैश कन्वर्जन साइकिल इनका -65 डेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वो वाली कंपनी है जो कि एडवांस में पैसे लेती है क्लाइंट से, फिर अपनी प्रोडक्शन वगैरह बनाती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करती है और फिर जाके उसको सेल करती है। तो ये ऐसी कंपनीज आपके जेन में होनी चाहिए, आपको हाईलाइट होनी चाहिए कि यार एक इतना अच्छा मॉडल है कि आप कैश एडवांस में ले रहे हो, फिर आप उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, फिर जाके आप इसको सेल कर रहे हो।
और जो वेंडर्स को इन्होंने जो पेमेंट करनी है वो भी टाइम लेके ये करते हैं। तो ओवरऑल एक बड़ा अच्छा बिजनेस वाइज इसके पास सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, थोड़ा हम चलते हैं इसके ट्रेंड्स वगैरह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको ये बाइक्स के ट्रेंड्स वगैरह ओवरऑल समझ आने चाहिए। सबसे पहले अर्बनाइजेशन एंड अफोर्डेबिलिटी, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा, आपको पता है कि राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और जितनी अफोर्डेबल आपकी बाइक होगी उतनी ज्यादा बिकेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मिडिल इनकम और जो पुअर इनकम जो कंपनीज हैं वो जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, जाहिर सी बात है, तो उनके लिहाज से उनको सस्ती बाइक भी चाहिए और यूजेज भी उनका ज्यादा होता है, तो कोशिश वो करते हैं कि सस्ती मिले और अच्छी मिले। तो होंडा इज वन ऑफ देम। रूरल यूटिलिटी डिमांड, रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा बाइक्स को यूज किया जाता है। 40% ओवरऑल अगर आप सेल्स देखें तो रूरल एरिया से आती हैं। फ्यूल एफिशिएंसी फोकस जो है एटलस होंडा का ओवरऑल 70 सीसी जो बाइक्स हैं वो काफी फ्यूल एफिशिएंट है। अगर आप देखें 60 70 किलोमीटर पर लीटर वो ओवरऑल कर लेती है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। और एक्सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज में देखा जाए तो 15% ऑफ रेवेन्यू जो है इनका एक्सपोर्ट से आता है। अफ्रीका या एशियन मार्केट्स के अंदर जो ये सेल करते हैं वहां से इनको अच्छा आता है। इम्पैक्ट ऑफ इवॉल्विंग कंज्यूमर रेफरेंस, तो फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से वहां पे हमने ऑलरेडी बता दिया। प्राइस सेंसिटिव मार्केट जो है वो भी काफी हद तक इसको एटलस होंडा का फेवर करती है। इस टाइम पे जो है एटलस होंडा 10% ग्रॉस मार्जिन पे काम कर रही है। ये मार्जिन निस्बतन कम है, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी जो है इसने मार्केट कैप्चर की हुई है। ये किसी को ना एंटर होने देती है, ना किसी को कोशिश करती है कि कोई भी कंपनी नहीं आके इनके साथ compete ना कर पाए, तो इन्होंने प्राइस कम रखी हुई है। लेकिन प्राइस कम रखने से एक बेनिफिट ये यहाँ पे लेते हैं, जहां पे ये 3S डीलरशिप वहां पे भी देते हैं, बट ओवरऑल इनका मार्केट शेयर बहुत जबरदस्त है। तीसरी चीज जो मैंने बात की थी, कैश कन्वर्जन साइकिल, तो ये एडवांस पे पेमेंट लेना और ये सारा काम करना, उसकी वजह से ये बेनिफिट ले जाते हैं और ये अपने मार्जिन को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। जो दूसरा इनका बहुत बड़ा कंपटीटर है वो सुजुकी का, जो आपकी यमाहा की कंपनीज है, उससे इनके रेट्स निस्बतन कम है। ईवी का इंटरेस्ट इनका निस्बतन थोड़ा सा ज्यादा है। ओवरऑल अभी ईवी के अंदर आके सिनेरियो क्या बनेगा वो ऑलरेडी जब आएगी तब हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी बहुत कम है इसको अप्लाई करना। ऑटो पॉलिसी 2026 की जो एप्लीकेशन है उसमें अगेन इनको काफी हद तक बेनिफिट है इन द केस के ये लोकलाइजेशन बहुत ज्यादा करते हैं। ओवरऑल कंपनी ने कभी खुद से बताते नहीं कि ओवरऑल हम कितनी लोकलाइजेशन करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 65% कहा जाता है किया यहाँ पे लोकलाइजेशन होती है। और जो 70 सीसी इनकी बाइक है वो तकरीबन 95% कहा जाता है कि लोकलाइजेशन इनकी यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑटो पॉलिसी इनके ऊपर अप्लाई भी होगी तो इनके ऊपर जो मार्जिन के इम्पैक्ट है वो बहुत कम रहेगा, मतलब मिनिमम रहेगा 1%, मैक्सिमम ज्यादा आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आएगा। वो भी ये लोग पास ऑन कर देंगे बिकॉज दे हैव द प्राइसिंग पावर। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टैरिफ एडजस्टमेंट्स होंगी, हायर टैरिफ जो है वो इंपोर्टेड सीकेटी किट्स पे लगाया जाएगा। वो सुजुकी या यमाहा को ज्यादा बेहतर ज्यादा हिट करेगा। एटलस होंडा क्योंकि सप्लाई चेन वगैरह बहुत जबरदस्त है, तो इनके ऊपर भी अगेन इम्पैक्ट इतना नहीं है। कंपेटिटिव पोजीशनिंग जो है एटलस होंडा 12 मॉडल्स तकरीबन बेचती है। यमाहा सुजुकी के देखा जाए तकरीबन 8 की उनके प्रोडक्ट्स हैं। प्राइसिंग वाइज जो है ये 10% 15% चीपर है सुजुकी से, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ। इनोवेशन में ये थोड़ा सा, खैर इनोवेशन की अगर हम डिस्कस करें ईवी के अंदर जब ये लोग आएंगे तब थोड़ा सा इनोवेशन की बात ज्यादा बेहतर होगी, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक बाइक्स जो आ रही हैं वो काफी हद तक इनकी काफी जबरदस्त चल रही है। ईवी शिफ्ट के अंदर जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज देखी जाती है, रिस्क भी है थोड़ा सा, कि जो देखा जा रहा है कि ओवरऑल जो प्राइसिंग रेंज होगी हो सकता है 2.5 से 3 लाख के दरमियान में आएंगी। अब उसमें अडॉप्शन कैसी होगी, लोग कितना इसको अडॉप्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में रखें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जब आती हैं थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई हम लें, हमें कितना बेनिफिट होगा, ज्यादा पैसे देने का हमें कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी भी मिलेगी कि नहीं। दूसरे एंड पे जो फ्यूल की प्राइसेस अगर हमारी पाकिस्तान में निस्बतन इधर ही मेंटेन रहती है या नीचे रहती हैं, तब भी थोड़ी बहुत बाइक्स की तरफ दूसरी जो हमारी होंडा की बाकी बाइक्स हैं उसके ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज में ये है कि एटलस होंडा अगर ये चीज लॉन्च भी करता है तो इनकी ओवरऑल जो वेंडर्स हैं या जितना भी नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है, तो इनको ओवरऑल काफी हद तक फायदा रहेगा। रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड जो है, वैसे अर्बन में ज्यादा इसकी सेल होती है। 60% जो है वो स्टेबल डिमांड फ्रॉम राइड हेलिंग या कम्यूटिंग के हिसाब से अर्बन जो हमारा एरियाज है वहां पे ज्यादा सेल है, लेकिन 40% सेल आपकी रूरल एरिया से भी आती है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रॉप का जो ओवरऑल एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इसके आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या चीजें आप लोगों ने इसमें देखनी है। नेक्स्ट जो है राइजिंग कंपटीशन, चाइना के जितने ब्रांड है
जेलिंग हो गया, BAIC हो गया, ये थोड़ा सा आपके एटलस होंडा को हिट कर सकते हैं। प्राइसिंग पावर में अभी भी एटलस होंडा, मैंने जैसे बात की 10% का जो इन्होंने रेट्स हैं वो भी काफी हद तक इन्होंने मेंटेन किए हुए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज डिस्कस करता हूँ, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं सब लोगों की यहाँ पे तवज्जो चाहूंगा। आपका जो एटलस होंडा का जो मार्केट शेयर है इस टाइम पे जो 85% है, इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली प्ले किया है। इसकी वजह यह है कि जब 2012 से लेके, मैंने एक एनालिसिस किया था 2012 से लेके 2025 का अभी तक जो पीरियड चल रहा है, उसमें 2014-15 का जो पीरियड है, उस टाइम पे इनकी मार्केट शेयर बड़ी तेजी से नीचे गिरी थी। उसकी वजह ये थी कि चाइना के न्यू ब्रांड्स आए और नए ब्रांड्स आके सस्ते में उन्होंने बाइक्स को लॉन्च किया, और उन्होंने थोड़ा सा मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। उसमें यूनाइटेड की बाइक्स थी और भी कई बाइक्स थी जो आई थी, और वो मार्केट में काफी हद तक नजर आना शुरू हो गई। इन लोगों ने क्या किया कि ये उस टाइम पे अच्छी प्राइसिंग के ऊपर बाइक्स को बेच रहे थे, इन्होंने अपनी प्राइसेस को उस टाइम पे कम किया और अपने मार्केट्स को दोबारा से मार्केट शेयर को बढ़ाया। इसके अलावा एक दो बाइक्स उन्होंने 1 to 5 के वेरिएंट्स निकाले जिसकी सेल बहुत तेजी से बढ़ी, जिनका प्राइसिंग रेंज भी अच्छी निकाली गई और उनके ओवरऑल मार्जिन भी बेहतरीन थे। तो इसकी वजह से इनके मार्केट शेयर जो है 2015 से ऑनवर्ड्स बढ़ता ही चला गया, और आज के दिन तक भी ये बढ़ता जा रहा है। 85% का इनका मार्केट शेयर है। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ये कई दफा सिचुएशन आपकी आ जाती है, तो एज अ कंपनी, एज अ ओनर, आपको क्या सोच रहे हो, किस तरीके से करना होता है, ये चीज उन्होंने की और बहुत अच्छा अप्लाई किया। अच्छा, सप्लाई चेन के अंदर इनको ज्यादा मसला नहीं है, और ऑलरेडी मैंने बताया कि फ्राइट कॉस्ट ग्लोबली काफी हद तक बढ़ी है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी प्राइस को आगे पास ऑन कर देते हैं टुवर्ड्स देयर कंज्यूमर्स। सो ये चीज मिटिगेट भी होगी। आपकी 70% पार्ट्स जो है 2026 के अंदर आपके ऑलरेडी ये दे आर एक्सपेक्टिंग इतना हम लोकलाइजेशन कर लेंगे, तो उससे भी आपको कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। एग्जीक्यूशन रिस्क के अंदर हम आते हैं, ईवी ट्रांजिशन डिले है यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी बात की। ये जब आएगा तो ओवरऑल तब पता लगेगा। कॉस्ट ओवररन्स के अंदर स्टील की वॉलेटिलिटी बहुत मैटर करती है, इसके ऊपर भी मैं अभी बात करता हूँ कि ये कितना इंपैक्ट लाती है। रेगुलेटरी शॉक्स जो है, अगर ऑटो पॉलिसी के अंदर अगर आपके आते हैं तो वो हिट अगर कर सकते हैं, तो इनके ऊपर हिट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जितने सिनेरियो हमें नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर हिट इतना नहीं आएगी, और अगर हल्का फुल्का से भी जो मार्जिन के अंदर आएगा, ये पास ऑन इजिली कर लेंगे, बिकॉज दे हैव द प्राइसिंग पावर। रूरल डिमांड जो है, अगर वो गिरती है, जो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं कि क्रॉप का फेलियर होता है या एग्रीकल्चर की आउटपुट पाकिस्तान के अंदर कम होती है, तो इसकी डिमांड यानी कि होंडा की गाड़ियां जो है, बाइक्स जो है, वो काफी हद तक गिर जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जीक्यूशन रिस्क के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 3 फैक्टर्स के अंदर बात करूंगा एटलस होंडा के अंदर। यूनिट सेल्स ग्रोथ अगर आप देखा जाए, सो 2012 से 2016 के दरमियान में आपकी ओवरऑल जो सेल्स है, बाइक की सेलों की बात हो रही है, हर साल तकरीबन 1.2% ओवरऑल इंक्रीज की, यानी कि सेल्स इतनी ज्यादा उस टाइम पे नहीं थी 2012 से 2016। उसकी वजह क्या थी कि आपकी जो एग्रीकल्चर की आउटपुट थी वो लो थी, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर के अंदर आप यूरिया की सेल्स नहीं हो रही है, आपके एग्रीकल्चर की सेल्स नहीं हो पा रही। अगर आप उस टाइम पे भी एफएफसी फर्टिलाइजर को देखेंगे, परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं थी। तो ये लिमिटेड जो था वहां पे सिचुएशन यहाँ पे हुई एग्रीकल्चर के, और दूसरा लिमिटेड रूरल फाइनेंसिंग थी। उस टाइम पे फाइनेंसिंग भी ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था। उसके बाद आपका पीरियड आया 2017 से 2022। इस दौरान 11% आपकी सेल्स बढ़ी हैं, विच इज फिनोमिनल। एक चीज मैंने डिस्कस की कि मार्केट शेयर दोबारा से इन्होंने वापस लिया, अच्छे इंसेंटिव दिए, प्राइसिंग नीचे की। दूसरी ऑटो पॉलिसी इंसेंटिव आई 2016 से 2021, जो हमने लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया, उसमें भी इनको बहुत फायदा हुआ। फिर एग्री लोन बूम आया, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर लोन्स दिए गए, प्रोवाइड किया गया कि आम बंदा जो है वो भी लोन्स को ले। यूरिया सब्सिडीज वगैरह भी दी गई ताकि एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़े, तो उसका भी इंपैक्ट इनके ऊपर आया। 2023-24 की बात की जाए तो इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे थे, लेकिन इनकी जो सेल्स थी वो नीचे थी, थोड़ी सी यूनिट सेल्स नीचे थी। ओवरऑल सेल्स वाइज अगर देखा जाए, रेवेन्यू सेल्स वाइज वो इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि इनने प्राइस अगेन बढ़ाई थी बाइक्स की। सो यूनिट सेल्स कम हुई, लेकिन प्राइसेस इंक्रीज हुई। और इसकी रीजन क्या थी? पाकिस्तानी रुपी जो हमारा नीचे गिरा था, वो एक साल पहले गिरा था 2022 में, लेकिन इंपैक्ट ऑटो पॉलिसी के ऊपर, बाइक्स के ऊपर निस्बतन बाद में आया। यहाँ पे ये चीज को नोट करें, बाइक्स जो है मिडिल इनकम एंड लो इनकम वाला बंदा ले रहा होता है, तो उनके ऊपर इंपैक्ट थोड़ा सा लंबा रहता है। ठीक है, रिच लोग जो होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत जल्दी फैक्टर इन कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हो रहे हैं तो फौरी तौर पर उनकी बेहतरी आ जाती है, लेकिन मिडिल इनकम एंड पुअर इनकम जो लोग होते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट लेट आता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा थी, अर्बन स्लो डाउन भी थोड़ा सा आपका चल रहा था।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हम पूरे डिपेंडेंसीज को देखते हैं, और जो मेरी टीम ने और हमने मिलके इस पूरे वीक के अंदर इसका एनालिसिस किया है वो काफी फिनोमिनल था और काफी हद तक थोड़ा सा हटके भी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ जो मेजर हमने फैक्टर्स देखे हैं। एक, स्टील की प्राइसेस देखी, इसका बहुत बड़ा हाई परसेंटेज आपका इंपैक्ट होता है टुवर्ड्स योर सेल्स, यूनिट सेल्स की बात कर रहा हूं मैं। सो यहाँ पे हम एटलस होंडा की सेल्स की बात करेंगे, जो कि बाइक के नंबर ऑफ सेल्स है उसकी बात करेंगे, प्राइसिंग के भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ये इम्पैक्ट आएगा, डॉलर पीकेआर जो है ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और इसके अलावा जो यूरिया की सेल्स एंड एग्रीकल्चर आउटपुट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेजर कुछ साल हमारे थे यहाँ पे जो सेल्स में इजाफा हुआ या डिक्लाइन हुआ, ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। स्टील के प्राइसेस अगर आप यहाँ पे देखें स्टेबल थी, ग्लोबल ओवर सप्लाई चला थी, इनकी प्राइसेस थोड़ी सी नीचे थी स्टील की प्राइसेस की। यहाँ पे हमने एक चीज को देखा कि स्ट्रॉन्ग सेल्स कहां से आ रही है, रूरल डिमांड से आ रही है, स्टेबल फॉरेन आपका डॉलर पीकेआर बेहतर था, लो स्टील की प्राइसेस थी, जिसकी वजह से आपके मार्जिन भी मेंटेन थे और सेल्स भी ऊपर जा रही। 2015 के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी निस्बतन हमारी सेल्स कम हुई थी 2014 से। तो यहाँ पे 2014 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको एक्सेल में भी अभी दिखा देता हूँ। ओवरऑल 8% स्टील की प्राइसेस बढ़ी, पाकिस्तानी रुपी उस टाइम पे थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ था, 10% तकरीबन डेप्रिशिएट हुआ था 2014 से 2015 के दरमियान। स्टील के प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी डॉलर पीकेआर बढ़ेगा तो उसकी बेस के ऊपर तब भी इंपैक्ट आएगा, स्टील की प्राइसेस बढ़ेगी तब भी इनके जो सेल्स है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद 2017 के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें चाइना के अंदर स्टील की प्राइस नीचे गई, और ओवरऑल बिजली की कीमतें निस्बत इंटरेस्ट रेट भी आपके उस टाइम पे नीचे थे, तो इसकी वजह से आपके मार्जिन इंप्रूव हुए, जो कि 23% उस टाइम बेहतरीन इंप्रूव हुए थे। दो तीन चीजें थी, ऑल्दो डॉलर पीकेआर ऊपर बढ़ा था, लेकिन अगेन जो इन्होंने मार्केट कैप्चर की उसकी बेस के ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पे 2019 के अंदर आप देखें ट्रेड वॉर्स चल रही थी, पाकिस्तानी रुपी क्रैश हुआ, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा सेल्स नीचे गई थी, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट के सेल्स हल्की फुल्की से इंपैक्ट आया था, लेकिन आपका जो एग्रीकल्चर के लोन्स थे उसने फिर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट किया था और इनकी थोड़ी सी निस्बतन सेल्स बेहतर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके 2021 में थोड़ा सा इनका स्टील एनर्जी कॉस्ट सर्च हुई और उसकी वजह से सेल्स वगैरह नीचे गई, और 2023 के अंदर पाकिस्तानी रुपी कोलैप्स किया, स्टील प्राइस की रेट ऊपर गए, और 2024 के अंदर जो आपका यहाँ पे था, ऑल्दो हमारे हालात बेहतर हो चुके हुए थे, लेकिन इनकी सेल्स निस्बतन कम थी, तो मैं अभी वो भी डिस्कस करता हूं उसकी क्या रीजन थी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा फाइनल देख लेते हैं, हमारे पास जो इंपैक्ट आया वो ये चीज को देखें, हमने स्टील प्राइसेस की कोरिलेशन निकाली कि ओवरऑल अगर 10% स्टील की प्राइस बढ़ती है तो इनकी सेल्स निस्बतन 4 to 6% डिक्रीज होती है। 2015 का पीरियड है, 2023 का पीरियड हमें ये बताता है। और डॉलर पीके अगर अंदर आप देखो तो 10% अगर पाकिस्तानी रुपये की डेप्रिसिएशन होगी तो इनके अगेंस्ट सेल्स गिरेंगे 3 to 5%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर आप ये यहाँ पे अगर सेल्स बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो अगेन इसका इंपैक्ट आपकी सेल्स के ऊपर आता है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का इतना ज्यादा मार्जिन इतना नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ओवरऑल इसका इंपैक्ट निस्बतन कम है। इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे जो हमने एनालिसिस किया, जो कि हमने लास्ट टाइम सासगर के ऊपर भी किया था, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे ओवरऑल जैसे हमने सासगर में देखा था, जब भी आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आ रहे होते हैं तो आपकी इनकी सेल्स ओवरऑल काफी हद तक बढ़ जाती हैं। सो यहाँ पे देखें 33% लाइट ग्रीन जोन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एवरेज से अगर आपका ऊपर इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं तो इतनी सेल्स बढ़ती हैं, और 26% आपकी सेल बढ़ती है जब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नीचे हो। तो ये ग्राफ भी हमने बनाया हुआ है। सो ओवरऑल एक चीज क्या नजर आ रही है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने से आपकी ऑलमोस्ट सेल्स आपकी तकरीबन 25-30% की रेंज में सेल्स बढ़ती हैं। तो ये चीज आपने अभी जेन में रखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट कि जहां पे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है नीचे जाने से आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं डिस्कस करता हूं कि कई सिनेरियोज के अंदर मसला कहां पे आता है, और ये कई ब्रोकर्स इस चीज को कवर नहीं करते। मैंने इस चीज को यहाँ पे कवर किया और एक हमने बहुत अच्छी चीज को हाईलाइट किया, विच इज के एटलस होंडा की जब हम यूनिट सेल्स को देखते हैं, इसका बहुत बड़ा कोरिलेशन जो है आपकी यूरिया सेल्स के साथ या एग्रीकल्चर आउटपुट के साथ है। हमने ये चीज को नोट किया कि जब भी आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट -3% गिरती है, यानी कि सेल्स वगैरह यूरिया के नीचे गिरती है, एग्रीकल्चर आउटपुट कम होता है, तो ऑलमोस्ट -7% जो है इनकी सेल्स कम होती है। यूनिट सेल्स की बात हो रही है,
प्राइस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस इज अ ह्यूज फैक्टर, लेकिन ये 1 साल के बाद होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें 5.6 से 5.8 गया, तो यहाँ पे इनका 630 से 640 के राउंड अबाउट इनकी सेल्स में इजाफा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जब ये नीचे इनका कोई कमी आएगी, तो यहाँ पे ओवरऑल आगे यहाँ पे देख लें 6.3 से 6.1 यहाँ पे आया 2021 से 2022। तो इनकी जो सेल है 2022 से 2023 देखें आप, यूनिट सेल्स वाइज नीचे गिर रही है। तो क्या हो रहा है कि सेल्स जब यूरिया की कम होती है उससे 1 साल के बाद, और ये जरूरी नहीं है, हो सकता है 6 महीने के बाद गिरे, हमें डाटा 1 साल के हिसाब से मिला था, तो हमने 6 महीने के बाद भी देख लें, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि सेल्स निस्बतन इनकी कम होती है। और इसकी जब हमने कोरिलेशन देखी, तो ये एक बड़ा ही जबरदस्त मैट्रिक्स दे रहा है हमें। 80% की तकरीबन 0.8 की कोरिलेशन है कि अगर 1 साल पहले आपकी यूरिया की सेल्स गिर रही हैं, तो इसका इंपैक्ट आपकी बाइक्स के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। सो ये चीज ओवरऑल जब हम कंसिडर करते हैं, तो हमें एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि 2013-14 के पास जब आपके पीरियड बहुत अच्छे चल रहे थे, तब इनकी जो यूनिट सेल्स थी जो गिर रही थी, वो क्यों गिर रही थी? उसकी वजह क्या थी कि आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट नीचे थी। हालात अच्छे थे हमारे कंट्री वाइज, बाकी अच्छे थे, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि ओवरऑल जो है इनकी सेल्स यूनिट वाइज कम हुई, ठीक है। तो ये चीज अगर मैं जेन में रख के बैठूं, तो ओवरऑल मुझे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जो है, अगर मैं एक चीज को जेन में रखूं, अभी तो फिलहाल इन्होंने 24% अटेन कर लिया है, इनका एनुअल रिपोर्ट मार्च में आती है। सो ओवरऑल 24% इनकी ओवरऑल सेल्स बढ़ गई हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर मैं एक चीज को जेन में रखूं कि 12% रफली अबाउट इनकी यूनिट सेल्स हर साल इंक्रीज होती है जब हालात आपके अच्छे होते हैं। 25% इंक्रीज हो जाती है जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होती है, यानी कि प्राइसिंग भी ये 5-10% बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ 12% को देखूं, और मैं इस चीज को देखूं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट कम होगी, तो हो सकता है कि इनकी जो यूनिट सेल्स है वो इतनी ज्यादा ना बढ़े। और मुझे मेरे ख्याल से 7 to 8% जेन में रखना चाहिए कि इतनी इनकी यूनिट्स की सेल्स बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन यूनिट की सेल इतनी बढ़ने से क्या हो सकता है कि प्राइसिंग ज्यादा बढ़ा दें, हो सकता है प्राइसिंग ज्यादा बढ़ाएं, तो प्राइसिंग वाइज अगर बढ़ती है तो ओवरऑल उसमें 10% ये शायद डाल सकते हैं, जो कि पिछली हिस्ट्री अगर देखी जाए तो तकरीबन इनका यही सिनेरियो चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें 2021 से 87,000 के पास इनकी बाइक हुआ करती थी ऑन एवरेज, अब 90 एक साल के बाद 97 हुई, फिर 121 हुई, फिर 165 हुई, इस टाइम पे तकरीबन वो 170 है। सो ओवरऑल ये प्राइसिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं क्योंकि इनके पास मार्जिन है। सो ओवरऑल अगर सारे सिनेरियो को देखा जाए तो मुझे लगता है कि 50% शुड बी द राइट एस्टिमेट, या 80% हम कर लेते हैं। इतना हम ओवरऑल देख लेते हैं कि कितना इनका मार्जिन इंक्रीज होता है। गिवन कि यहाँ पे मैं प्राइस नहीं बढ़ा रहा, यानी कि 169 पे रखी हुई है, लेकिन अगर मैं प्राइस वाइज इसको बढ़ाता हूं, तो फिर हमें थोड़ा सा सिनेरियो इस तरह से देखना चाहिए कि आई थिंक 8% हम देख लें या 8-10%, लेकिन यहाँ पे 10% हम प्राइस को भी बढ़ा लें। सो ओवरऑल अगर हम 190 कर देते हैं यहाँ पे, ये 1 साल के बाद हमारा 190 अगर लेट्स सपोज होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं मुझे करना है, मुझे यहाँ पे नीचे शायद करना चाहिए, यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 190 करते हैं, सो ओवरऑल जो आपकी ईपीएस होगी दिस शुड कम अराउंड 148, जो मुझे लगता है ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इतनी कम से कम आपकी ओवरऑल मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है। और उसके बाद 18% फिस्कल ईयर 2027 के अंदर भी आपको इतना ही रफली, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, ऑल्दो इससे ज्यादा ये गिर सकता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन देखा जाए तो 140-150 राउंड अबाउट इतनी आपकी प्राइस रेंज आ रही है, ईपीएस आ रही जो होगा आपकी नेक्स्ट ईयर होनी चाहिए। इस टाइम पे 115 है, जो एक्सपेक्टेशन है मेरे ख्याल से 122 तक आपकी आराम से बढ़ी आ जाएगी मार्च तक। उससे आप देख सकते हो कि 10-12% आपका फिर भी मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक की प्राइस मुझे लग रहा है कि आपकी यहां से भी 20%, 25% बड़ा इजीली आपके एटलस होंडा की ऊपर जानी चाहिए, और ये ओवरऑल ये पिक्चर मुझे नजर आ रही है। सो लास्ट में एक दो चीजों को हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल के ऊपर जापान के ऊपर आपकी बहुत डिपेंडेंसी है, जब भी उसकी प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, यहाँ पे इनको थोड़ा सा ओवरऑल देखना पड़ता है। क्रिटिकल जो इन्होंने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की ऑलरेडी हमने डिस्कस की, 2019 के अंदर क्रैश आया तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च की, फिर उसके बाद स्टील की स्पाइक हुई तो उसके ऊपर भी 90% लोकलाइजेशन के ऊपर चले गए, और उसके बाद इन्होंने एनर्जी के जो ऊपर काम किया, जो सोलर प्लांट्स वगैरह लगाए, उससे अपने प्लांट्स के ऊपर भी रिडक्शन किया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एटलस होंडा की जो पॉलिसीज है उसमें डिस्कस कर लिया हुआ है कि इनको क्या बेनिफिट है, ये मिटिगेट बड़े आराम से कर लेंगे, ऑटो पॉलिसी इनके ऊपर बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगी, लेकिन फॉर टाइम पर्पसेस इसको मैं कवर नहीं कर रहा, आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। सो ओवरऑल इन शॉर्ट बहुत अच्छी कंपनी है,
आगे सेल्स जो एक्सपेक्टेशन है इतनी नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट आगे की बात जो अभी हमने ऑलरेडी की उसकी बेस के ऊपर कम होनी चाहिए, ज्यादा सेल इनकी यूनिट वाइज नहीं बढ़नी चाहिए। यूनिट वाइज आप एक्सपेक्ट कर लो कि 5 to 8% या मैक्सिमम 10% तक बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस वाइज ये थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता 15 से 20% के से ज्यादा इनकी सेल्स हो पाएंगी, विच ये भी बहुत ज्यादा केस में बढ़ा रहा हूं। लेकिन अगेन गुड फॉर द कंपनी, ओवरऑल बहुत अच्छे हालात चल रहे हैं, तो मुझे ये स्टॉक इस साल के लिए तो बहुत अच्छा लगा। बैक टू फराज भाई, काफी हद तक मैंने इस पे बहुत डिटेल में कवर कर लिया, सो नाउ स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, ये अमार, अभी आपने एटलस होंडा की बात की, इतनी ज़बरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दी, ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फरवरी में हमने डिस्कस किया था, आपने भी इस पे ग्रीन सिग्नल दिया था टेक्निकल्स के ऊपर, और फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उस टाइम भी आप बुलिश थे इसमें, और आप काफ़ी टाइम से बुलिश हैं। ये हमने कॉल दी थी 840 पे, 840 850 पे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 960 था, वो उसी वीक हिट हो गया था। ये फेब की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है। और इस टाइम जो हमारी सेकंड टारगेट था 1090 का, वो भी जाके हिट हो गया। सो 25% गेंस थी ईजीली इस उसके ऊपर। सो आप अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, सिक्लिकल इन नेचर, जो हमारे काफ़ी टाइम से समझाते हुए आ रहे हैं आप लोगों को, और टेक्निकली ये बुलिश ट्रेंड्स में चल रही है। बुलिश ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लो, सिंपल, कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करने। सो आपको कुछ बेसिक्स पता हो तो आप इस तरह के गेंस कर सकते हैं। हमारा अब आ जाते हैं इस वीक की टॉप पिक पे। ऑल्दो ये आज मैंने कॉल दे दी है इसकी, मैं GHNI की बात कर रहा हूँ। कॉल जो थी वो जो सैयद फराज इक्विटीज़ के क्लाइंट्स हैं उनको दी गई। यहाँ पे ये देखिएगा, ये एक असेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड हो रहा है, और इस टाइम इसने पहले बेयरिश डाइवर्जेंस बनाई, फिर अब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनाने के बाद ये आज बढ़ गया। सो ये हमने कल ही इसको हाईलाइट कर लिया था, मैंने और अमान ने, क्या हम इसकी कॉल देंगे। तो जब कल हमने किया तो ये 713 पे था, इस टाइम 760 से ऊपर चल रहा है, आज ही 7-8% बढ़ गया है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, अगर कोई इसमें बाइंग करके बैठे हुए हैं तो ये ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है 3 से 4 दफ़ा टेस्ट कर चुका है, उसको करने के बाद ये ड्रॉप होता है। तो ये तकरीबन 815-816 का इसका टारगेट बनता है। अगर कोई ट्रेड इसकी लेना भी चाह रहा है यहाँ से, अब 708 या 10 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 815 के इसकी जो हैं वो टारगेट्स हैं। बहरहाल आज हमने इंट्राडे किया था इसके ऊपर, सो बड़े अच्छे गेंस रहे। ओवरऑल ये स्टिल बुलिश है, 815 के इसके टारगेट्स पहले बन रहे हैं। ये एक ट्रेड जो है वो पिक कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अमार GHNI, इसके नंबर्स क्या अच्छे आ रहे हैं जो ये इतने अच्छे बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं? बेहतरीन इसके नंबर्स आ रहे हैं। GHNI इज अगेन वन ऑफ माय टॉप 25 पिक्स फॉर दिस ईयर। ऑलरेडी आपके सामने बेहतरीन परफॉर्म कर चुका है। तो इसके जो ट्रक्स और पिकअप्स हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान के अंदर ईसूज़ू के नाम से। सो अगर आप देखोगे तो कई जगह आपको सड़कों पे नजर भी आएंगे। ऑलमोस्ट 38 इनकी आई थिंक प्रोडक्ट्स हैं इन पिकअप्स एंड ट्रक्स, और सेल्स वाइज देखा जाए तो 83% का रेवेन्यू इसका इंक्रीज किया है, 21% का इनका ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज हुआ है, 50 टाइम्स यानी कि 50x की बात हो रही है। अर्निंग्स पर शेयर इनकी इंक्रीज हुई है। ओवरऑल ये बात ये कर रहे हैं कि आगे जो रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट चलने वाला है, जो कि वैसे 2028 के अंदर है, सो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोड ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनके ट्रक्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो इसकी बेस के ऊपर कंपनी बता रही है कि अभी से कुछ कंपनीज जो हैं इनके ट्रक्स लेने के की तैयारी कर रही हैं, उनमें ऑर्डर्स भी दिए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत अच्छा सिनेरियो रहने वाला है। और ये भी आपने देखी है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह जब नीचे हैं तो बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन हो रही है तो उसकी बेस के ऊपर भी GHNI इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिशियरी। इसके अलावा लास्ट एक चीज ध्यान में रखें, इनका ट्रक्स के अंदर
50% मार्केट शेयर है इन पाकिस्तान। तो जैसे एटलस होंडा की बात की, उसका भी मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, इसका भी बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आएगा, अच्छा इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो भी GA चेन्नई पे आएगा। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट जो है ग्लेक्सो, इसका जो टेक्निकल सेटअप बना है बड़ा अच्छा बना हुआ है। बुलिश रेक्टेंगुलर था, वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इस टाइम रीटेस्ट कर रहा है। अच्छा, राइट नाउ ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो ब्रेकआउट है, अगर ये इसको रीटेस्ट करता है, जो कि बन रहा है तकरीबन 430s का, यहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। और अगर और नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जो इसकी बाय टू लेवल है 390 की, सो एवरेज करेंगे 410 412 की आपकी इसकी एवरेज बननी चाहिए। 350 का 355 का ऐसे रखें। इसके टारगेट जो बन रहे हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर, वो 518 और 20 के बन रहे हैं। सो ओवरऑल एक कंटिन्यूशन बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न था जो ब्रेकआउट दिया। अब हायर हाइज एंड हाई लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेग जो है इसकी वो 518 520 ये टारगेट्स इसके होने चाहिए। अमार, ग्लेक्सो फार्मास्यूटिकल कंपनी, पूरा फार्मा जो है बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और हमने देखा ग्लेक्सो भी जो था वो 120 से रैली करता हुआ 440s पे आया और फिर उसके बाद साइडवेज हुआ, दोबारा कंसोलिडेट हुआ, अभी ब्रेकआउट दिया इसने। सो कोई सर्टेन रीज़न है इसकी कि इसके सेल्स बहुत अच्छी आई हैं, इसका रिजल्ट अच्छा आया क्या, जो ये फिर से रैली करना शुरू कर गया? अच्छा, अगर सेल्स वाइज देखा जाए, अर्निंग्स वगैरह देखा जाए, रेवेन्यू इसके तकरीबन 23% इंक्रीज ही है। लेकिन जो मेजर फैक्टर आया इसका वो था आपके ग्रॉस मार्जिन के अंदर। सो ऑलरेडी ये जो पहले मार्जिन के ऊपर प्ले कर रही थी वो बहुत निस्बतन कम थे। 7% जो है अगर आप देखा जाए तो इतनी मार्जिन पे ये प्ले कर रहे थे एज कम्पेयर टू अदर। अगर आप देखो AGP जो था वो 40% 50% के बाद राउंड अबाउट था, इस टाइम वो 50% पे था। तो इनके मार्जिन उस टाइम पे बड़ा श्रिंक कर रहे थे। तो ये जो मार्जिन इनके इंक्रीज हुए हैं और रिसेंटली इनके जो मार्जिन हैं अब 25% पे आ गए, तो कहां पे 7%, कहां पे 25%। सो उसने इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट किया। और ये मेजर जो इम्पैक्ट है वो इनका आया है आपके नॉन एसेंशियल ड्रग्स की जो पॉलिसी हमने डिस्कस करते रहे 1 साल से, उसकी वजह से। और अर्निंग्स जो थी इनकी, जाहिर सी बात है, जब मार्जिन कम थे तो बहुत ही नीचे थी, और अर्निंग्स जो इंक्रीज हुई है वो 15 टाइम्स इनकी इंक्रीज हुई है। सो ये रीजन थी। उसके अलावा जो इनकी वैसे दवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा बिकती रहती हैं, ऑगमेंटिन, वेलोसेफ, एमॉक्सिल, ये इनकी टॉप सेल्स वगैरह में आती हैं और भी काफी ठीक ठाक बिक रही हैं। तो ये रीजन थी जिसके मार्जिन इंप्रूव होने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन हुई है। चलें, ज़बरदस्त अमार। अच्छा, थर्ड पिक जो है वो एटलस बैटरी है। इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई हुई है यहाँ पे। लोअर हाई इसने डिफाइन किया हुआ है 360s पे। ये ब्रेकआउट हो, लोअर हाई ब्रेक हो तो फिर बाय करना चाहिए, उससे पहले नहीं। ये इसने पिछले दिनों बहुत अच्छी रैली की थी, तकरीबन 2024 मार्च में, लास्ट ईयर 240 से ये ट्रेड होता हुआ नॉन स्टॉप 540s तक गया था और उसके बाद से स्ट्रगल कर रहा है, बेयरिश उसमें आ चुका है। अब पहली दफ़ा इसने एक बहुत अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस बनाई है और उसके बाद बाउंस भी किया है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें ये देखना है कि जब ब्रेकआउट दे 364 पे, 365 पे, फिर बाय करें। और इसके जो इजी टारगेट्स यहाँ से लग रहे हैं वो 415 420 एंड देन उसके बाद 435 ये लग रहे हैं। सो इसमें बाउंस आना चाहिए जिस तरीके का ये पैटर्न बना हुआ है, और ये ब्रेकआउट इसमें होना चाहिए। सो ओवरऑल इसको देखा जा सकता है। इस पिक अपनी वॉच लिस्ट में रखें, जैसे ही ब्रेकआउट दे उस टाइम एंट्री लें। हमार एटलस बैटरी क्यों इतने बुरे तरीके से लास्ट ईयर ड्रॉप हुआ, 525 से आधा हो गया, तकरीबन 270 75 80 के करीब आया, एंड देन दोबारा बाउंस कर रहे हैं। सो ऐसी क्या रीज़न बनी लास्ट ईयर से अब तक कि पहले इतना स्ट्रगल करता है और अब थोड़ा सा इसमें टेक्निकली एक बुलिश सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है? अच्छा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रेवेन्यू इसका ऑलमोस्ट पिछले साल के निस्बत 7.5% डाउन हुआ है। ग्रॉस मार्जिन ये तकरीबन 14% के पास इनका चल रहा है, एक्साइड का थोड़ा सा ज्यादा 16-17% है। अर्निंग्स पर शेयर देखा जाए तो तकरीबन 27% डिक्लाइन किया है। अच्छा, जो इनकी रीजन है, जो नीचे गिरने की रीजन ओवरऑल देखा जाए तो बैटरीज बिकती हैं आपकी इन ऑटो की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काफी हद तक बिकती है, और पावर सेक्टर के अंदर ज्यादा बिकती है। सो ओवरऑल पावर सेक्टर जो 2022 से 2023 वाला पीरियड हमारा चला था, उसमें आपने देखा बिजली की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी, थोड़ी सी लोड शेडिंग भी ज्यादा हुई थी उस टाइम पे। सो उससे जो है इनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ी थी। फिर ओवरऑल लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे टुवर्ड्स सोलर, तो सोलर धड़ाधड़ लोग लगा रहे थे। जाहिर सी बात है, जब बिजली ज्यादा बढ़ेगी तो फिर सोलर की तरफ आएंगे ना लोग। तो इनकी बैटरीज की सेल निस्बतन बढ़ गई। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें, ये डायरेक्टली बैटरीज को सेल नहीं करता, ये भी इंपोर्ट करके फिर सेल करते हैं। लेकिन बहरहाल बिजनेस है तो बिजनेस वाइज इनका इम्पैक्ट वो आया उसके ऊपर। अब जाके चूंकि वो सोलर का चीज बेहतर हो गई है, बाकी बिजली की प्राइसेस भी अब तो कम हो गई है, बल्कि
लेकिन ओवरऑल जो वो डिमांड थी वो थोड़ी सी नीचे गिरना शुरू हो गई, और डिमांड जब गिरी तो इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी बताया हुआ कि हमारी ओवरऑल डिमांड निस्बतन कम रही है पिछले साल की निस्बत, ठीक है। और ऑटो के अंदर जो इनकी सेल है उसको ऑलरेडी बढ़ना चाहिए, लेकिन वहां पे भी थोड़ी सी इनकी निस्बतन डिमांड कम है। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगले 1 साल के अंदर इसको बहुत बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, तो शायद इतना नहीं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल अभी जो ये 2-3 काम करें न्यू, वैसे एक बैटरीज के ऊपर काम करें, लिथियम के ऊपर ये थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करें कि हम इसके ऊपर आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर वर्किंग उन्होंने फाइनलाइज नहीं की। 3-4 बैटरीज इन्होंने नहीं निकाली हैं, 3 जो है ऑटो के अंदर इन्होंने बैटरी लॉन्च की है, और एक पावर प्लस के नाम से इन्होंने मोटरसाइकिल्स के अंदर लॉन्च किया है। सो मेरे ख्याल से उसका हल्का बुल्का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन इसके अलावा एक ये बात करें कि उड़ान पाकिस्तान के नाम से जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि एनर्जी के डेवलपमेंट्स के ऊपर काफी हद तक काम करेगा, उसके ऊपर ये इनका थोड़ा बहुत जो है बेहतरी आ सकती है। ओवरऑल ऑटो की इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो 42% का मार्केट शेयर अवेलेबल है इन बाइक्स वगैरह के अंदर, तो अगर वहां पे सेल ज्यादा बढ़ती है, जैसे हमने एटलस होंडा की बात की है, तो इनका भी सेल बढ़ेगी, लेकिन जहां पे अगर सेल कम होती है तो इनकी बैटरीज भी अगेन नहीं डिमांड में रहेंगी। तो ओवरऑल आप न्यूट्रल स्टांस कह लें, मेरा ओवरऑल है इसके ऊपर फंडामेंटल। चलें, सही है। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ पिक है वो बनीज लिमिटेड है। ये बहुत अच्छी रैली कर रहा है। ये अगेन हमने कल रात को इसकी वो पिक की हाईलाइट किया था। आज सुबह मैंने कुछ अपने अकाउंट में शेयर्स लिए, लेकिन जितने मैं लेने चाह रहा था उतने नहीं मिले बहरहाल थोड़े से मिल गए। सो बनीज लिमिटेड ये बहुत अच्छे जो है ट्रेंड में चल रहा है, और इसने AB=CD की पैटर्न बनाई है। जो इसकी प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो 30.5 और 31 के करीब के इसका D पॉइंट बन रहा है। पिछले 3-4 दिन से ये कैप हो रहा है, और तकरीबन लास्ट वीक से अब तक 18 से लेके ये 27 तक जा चुका है, और लग ऐसे रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस तरह के जो पैटर्न्स हैं मैं अभी डिस्कस करता हूँ, पहले हम आर के पास चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई इसकी ट्रेड लेना भी चाह रहे हैं ना, तो स्टॉप लॉस फिर आप रखें 24.06 का, आपका ये स्टॉप लॉस बनता है। और सेकेंडली, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिएगा इसकी। ये इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो इस तरह रैली कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पिछली लेग थी, अगर आपने बी पॉइंट पे ख़रीदा 25 रुपये पे, वहाँ से मारते हुए इसको नीचे 18 रुपये तक लिया। सो अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक्स या अपने पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा शेयर इसमें ख़रीदा हुआ है, तो काफ़ी हद तक आप परेशान हो सकते हैं। सो ऐसी जो वॉलेटिलिटी होती है, ऐसे जो बुलिश ट्रेंड्स होते हैं, इनमें थोड़ी सी क्वांटिटी में आप काम कर सकते हैं। और इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उसमें क्वांटिटी फिर आपको मिलती भी नहीं है, इनका फ्री फ्लोट कम होता है। सो ओवरऑल इसको देखा जा सकता है, ये कहीं करेक्शंस में मिल जाएँ आपको तो बहुत अच्छी बात है। 24 के स्टॉप लॉस से 31 के टारगेट्स को आई किया जा सकता है। हमारे बनीज लिमिटेड में ऐसा क्या हो रहा है कि यार इतनी अच्छी रैली इसमें नज़र आ रही है? अच्छा, ओवरऑल बिजनेस वाइज तो इसमें कोई इतनी डेवलपमेंट नजर नहीं आई। रेवेन्यू वाइज इनका 12% इंक्रीज हुआ पिछले साल के, इस पर ग्रॉस मार्जिन इनका बहुत ही बेहतर चल रहा है, 22% के राउंड अबाउट है। लॉसेस में है ओवरऑल, अगर पिछले 12 महीने को देखा जाए तो अभी भी ये अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से लॉसेस में है। लेकिन जो पिछला क्वार्टर इसका गुजरा है, इसने तकरीबन 3 टाइम्स जो है पिछले क्वार्टर के निस्बत ज्यादा अच्छी सेल दिखाई है, प्रॉफिट्स दिखाए हैं, और अर्निंग्स पर शेयर इसका तकरीबन 1.25 पे आ चुका है इस क्वार्टर के अंदर। तो ओवरऑल बेहतरी आ रही है इसके अंदर। और आपने देखा कि बनीज के जो आपकी जो डेयरी के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये जो ब्रेड वगैरह होती है, ये काफी हद तक ये बेचते हैं, इसमें काफी ज्यादा मशहूर है। इसकी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, जिस तरह आपने ऑलरेडी बता दिया कि ये छोटा फ्री फ्लोट कम होता है, इसका काम है, छोटी कंपनी है, तो इसकी वजह से हल्का सी भी इंप्रूवमेंट आई है, तो इसकी बेस के ऊपर काफी हद तक इसमें बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन अदर देन दिस कोई बिजनेस वाइज इसमें डेवलपमेंट और कोई नजर नहीं आई। सही हो गया। अच्छा, हमारे इस तरह के जो पैटर्न्स टेक्निकल उस पर बनते हैं, मैं बता देता हूँ अभी रिसेंट टाइम्स में किस किस में हमने देखा है। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। ये जो स्टॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में, जैसे वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर। सो ये स्टॉक्स जो होते हैं वो लॉटरी के कॉन्सेप्ट की तरह के होते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा ले लिया, 5x 6x हो गया, तो आप आप अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये क्वांटिटी हमेशा इस तरह के स्टॉक्स में थोड़े शेयर्स होने चाहिए। आपके पास एग्जांपल्स देता हूँ। हमने लास्ट 2 वीक्स से हमने निमर रीजन्स को डिस्कस किया था। इसमें भी सेम पैटर्न बना, और हमारी जो ये हमारी कॉल थी 32 पे थी,
और इसका टारगेट 40 था, लेकिन ये वहाँ से भी बढ़ के 46 हो गया और स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये फर्दर ऊपर जा सकता है, मेरे ख्याल में 60s के करीब भी जा सकता है ये। सो अब ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, चूँकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है, आप अपने पोर्टफोलियो पे थोड़े से स्टॉक्स ऐसे लेके रख सकते हैं कि जैकपॉट का काम कर सकते हैं, कि आपके पास अगर 2-3 हज़ार शेयर्स भी हैं तो ये अच्छे रिटर्न्स आपको दे देंगे। इसी तरीके से हमने रिसेंट टाइम्स में बल्कि अभी भी देखा, प्रेमा जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, हमने 2 दफ़ा इसकी कॉल्स दी थी और दोनों दफ़ा इसने बड़े ज़बरदस्त रिटर्न्स दिखाए थे। ये पैटर्न्स अभी यहाँ पे भी बने होंगे और इसमें भी ABCD के पैटर्न्स थे। हमने इसकी कॉल्स 2 दफ़ा दी थी और दोनों दफ़ा हमारे दोनों टारगेट्स हिट हुए थे और अभी ये 63 के ऊपर चल रहा है। सो ऐसी जो कंपनीज़ हैं जैसे निमर रीजन्स हो गया, प्रेमा हो गया, बनीज लिमिटेड, सब पे एक ही तरह के टेक्निकल सेटअप्स बने हुए हैं, ये स्टिल रैली कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और मैं बताता हूँ, चकवाल स्पिनिंग, ये भी प्योरली इनके फंडामेंटल्स कुछ नहीं होते, कुछ नहीं है अभी तक, लेकिन ये परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें भी सेम पैटर्न बनता हुआ है। यहाँ पे 19 से ये 85 तक गया, अंदर दोबारा आया, अब ये फिर से रैली करना शुरू हुआ है ब्रेकआउट देने के बाद। सो ये वाले वो स्टॉक्स हैं जो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में ख़रीद सकते हैं। एक और इसी तरीके का स्टॉक है SSML, ये भी सेम उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, 7 रुपये से बढ़ के 28 तक गया, दोबारा 50% की रिट्रेसमेंट हो। सेम पैटर्न जो प्रेमा में, निमर रीजन्स में, बनीज़ में बना हुआ है, इसमें भी बना हुआ है और इसका फ्री फ्लोट बहुत कम है। अगर आप 10 लोग भी हज़ार शेयर्स लेंगे ये कैप हो जाएगा। सो यहाँ से अगेन इसको भी आए कर सकते हैं कि जिस तरीके की ये लेग बनी है, इसकी एक और लेग बनी तो ये 60s तक चला जाएगा। सो ये जो 4-5 स्टॉक्स हैं जो इस तरीके से कैप वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन सब के पैटर्न्स टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर एक ही जैसे हैं, ठीक है, फंडामेंटली कोई ख़ास इनमें कुछ नहीं है। सो अगर अगर आप रिस्क टेकर हैं और थोड़े से स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो इन सारे को ले सकते हैं। मेरे ख्याल में SSML इन सब में अभी लैग कर रहा है तो उसको देखा जा सकता है। अमार ये टेक्निकली जी हाँ, मैं इफराज इसमें ऐड करना चाह रहा था। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि मैं ओवरऑल 500 कंपनीज का एनालिसिस करता हूँ और उसमें जानबूझ के जो छोटी कंपनीज होती हैं जैसे अभी आप बता रहे हैं, वो फंडामेंटली स्ट्रांग भी होती हैं, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ टू से दैट, क्योंकि जाहिर सी बात है हल्का सा भी 1-2 प्लेयर्स भी इसमें बड़े आएंगे तो वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, तो वो फिर मैनिपुलेशन हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ बड़े स्टॉक्स को ही फोकस करूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट वीक में ये करता हूँ कि ओवरऑल मैं टॉप 10 जो मुझे कंपनीज लगती है जो जिनकी फ्री फ्लोट कम है, जिनको मैं ऑलरेडी मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उसको मैं सजेस्ट कर दूंगा फ्रॉम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर उसको भी अगर आप उस पर टेक्निकल्स वगैरह दिखा देंगे तो उसमें भी इनको काफी हद तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो जाएगी। तो हाँ, सबको बिल्कुल फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है हमारा। अब ये जो SSML है ये बंद पड़ी हुई कंपनी है, चकवाल स्पिनिंग अगेन बंद पड़ी हुई कंपनी थी, वो क्लाउड पे जा रहे हैं, तो उनकी जो मैनेजमेंट है और वो सब कुछ चेंज हो रहा है, उस तरह की उसके ऊपर वो चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। बनीज लिमिटेड, आई डोंट नो पीछे क्या स्टोरी है, लेकिन अगेन इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने ख़रीदना भी, अब चूँकि मेरे पास हर वक्त मैसेजेस आ रहे होते हैं, फराज भाई बनीस डेली कैप हो रहा है, आपने बताया नहीं, निमर रीजन्स डेली कैप हो रहा है, चलिए वो तो हमने बता दिया था। सो अब मैं चकवाल स्पिनिंग बता रहा हूँ, SSML बता रहा हूँ, ये भी कैप वाली परफॉर्मेंस, लेकिन मैं साथ में ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं खरीदें, थोड़े से रख लें। ये जैकपॉट लॉटरी की तरह का काम कर सकते हैं कि आपके ये 4x 5x छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है, सही है। सो इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट्स इस तरह की होगी, SSML को कोई और कंपनी ख़रीद रही होगी या ऑपरेशनल हो जाएगा, इस तरह के कुछ कैटलिस्ट लगा दिए जाते हैं और फिर ये रैली करना शुरू कर देते हैं। जब बहुत बढ़ जाते हैं फिर कंपनी की तरफ से एक लेटर आ जाता है कि यार हमें तो पता ही नहीं है क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट के डायनामिक्स हैं, इसी तरीके से परफॉर्म होते हैं। सो मेरी और अमार की ये कोशिश होती है कि हम वो क्वालिटी स्टॉक्स डिस्कस करें जिस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप लोग कहीं पे उन स्टॉक्स को लेके होल्ड भी कर लेते हैं, सो आपके कुछ टाइम के बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये प्योर मैनिपुलेशंस पे चल रहे होते हैं, और ये अगर आप करना भी चाह रहे हैं, मैं नहीं मना करूँगा, लेकिन अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो थोड़े से स्टॉक्स लिया करें इसके। सो हमारे ये थे टॉपिक्स, और आज हमने इन वालों को भी डिस्कस कर लिया जिनमें रैलीज लगी हुई हैं। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। डॉलर इंडेक्स जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि यार ये अपने बॉटम तो नहीं है, लोअर लो के करीब है, यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस करे। सो बाउंस पे दोबारा लोअर हाई बनाएगा एंड देन फिर नीचे आके या तो यहाँ पे डबल बॉटम डिफाइन करे, एक और नया लोअर लो बना के डाइवर्जेंस क्रिएट करे। मोस्ट लाइकली नया लोअर लो बना के डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा। इसका ये मतलब है कि लोअर हाई पे जब जाता है तो अगेन डॉलर को शॉर्ट करना चाहिए। तो अगर आप डॉलर को शॉर्ट कर रहे हैं
तो आप फिर ऐसे पेयर्स देखें जहाँ पे ऐसी करेंसीज देखें जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल पाउंड को लॉन्ग कर रहे हैं, यूरो को लॉन्ग कर रहे हैं, या लास्ट टाइम हमने स्विस फ्रैंक का बताया था उसको लॉन्ग कर रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं। अमार, डॉलर इंडेक्स की इस वीक कोई ऐसी फंडामेंटल चेंज है कि आपको लग रहा है कि ये आपका बेयरिश स्टांस से बुलिश पे है? रिटेल सेल्स के नंबर्स थे क्या इतने अच्छे थे कि ये आपका स्टांस को चेंज करे? नहीं, ओवरऑल मुझे जो नंबर्स लग रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर वो यूरो के लग रहे हैं। यूरो का आपके पीएमआई के नंबर्स आने वाले हैं और डॉलर के इंडेक्स जो है वो यूरो का 58% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यूरो से आता है। सो अगर यूरो नीचे गिरता है उन नंबर्स की बेस के ऊपर तो फिर तो डॉलर वहां पे स्ट्रांग होता है, वरना जितने डॉलर के अभी तक लास्ट वीक के अंदर जो फंडामेंटल के नंबर्स आए हैं वो न्यूट्रल आए थे थोड़े, मतलब कि मेरे पास जो फैक्टर्स, मैं पॉजिटिव फैक्टर नेगेटिव फैक्टर्स काउंट कर रहे होते हैं वो दोनों बराबर थे, और उससे पहले जो जितना भी सिनेरियो चला था सब में नेगेटिव था। तो इसी वजह से आपको नजर आ रहा है कि लास्ट वीक के अंदर डॉलर ने इतनी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक क्योंकि डॉलर की इतनी ज्यादा न्यूज नहीं है, यूरो की है, अगर यूरो को मार पड़ती है तो फिर उसकी बेस के ऊपर डॉलर ऊपर जा सकता है। चलिए, ज़बरदस्त। अमार, मेरी जो इस वीक की पिक होगी ना वो पाउंड यूएसडी होगी अगेन। इसके ऊपर मैं वेट करूँगा कि ये मुझे अच्छे लेवल्स के ऊपर मिले बाइंग के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूएस डॉलर थोड़ा सा लोअर हाई बनाने ऊपर आएगा। इसका ये मतलब है कि पाउंड नीचे आएगा हायर लो बनाने के लिए। सो मैंने 2 लेवल्स मार्क किए हुए हैं, एक 0.236 की फिबोनाची इंटायर रैली जो 1.27 से करती हुई 1.33 तक गई है ऑलमोस्ट। सो इसका जो फेब का लेवल बनता है 0.236, ये तकरीबन 1.31532 है। अगर यहाँ कहीं मिलता है बाय करें, एंड देन एक्सपेक्ट करेंगे जो अभी इसने हाई डिफाइन किया है 1.32912 का, वहाँ पे ये दोबारा जाए, या फिर अगर और अच्छी रिट्रेसमेंट आ जाती है 38% पे 1.3070 के जो लेवल्स हैं उधर से फिर एक्सपेक्ट करें कि ऊपर जाए। सो इन लेवल्स को वॉच करना है कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन होगा, एंड देन फिर बाय की पोजीशंस बना सकते हैं। ये जो मंथ है, सॉरी वीक है, मेरे ख्याल में मंडे तो सबका ऑफ होगा, सो 4 डेज़ का वीक है। देखते हैं किस तरीके की मार्केट रहती है। अभी तो रेंज में रही थी क्योंकि छुट्टियां आ रही थी, लॉन्ग वीकेंड था इसलिए। अमार, ये पाउंड का अभी सीपीआई का डेटा आया था, क्या आपको लग रहा है कि पाउंड की वेटेज ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर? जैसे अभी आप कह रहे थे कि यूरो के अगर नंबर्स बुरे आए तो शायद यूएस डॉलर बढ़ जाए। सो यूएस डॉलर इटसेल्फ तो खुद नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन दूसरी करेंसी को देख रहे हैं कि अगर वो वीक होती है तो ये बेहतर हो जाएगा। सो पाउंड का क्या स्टांस है अभी तक आपके टेबल्स के ऊपर? ये जो नंबर्स आए सीपीआई के पाउंड के, ये क्या इसको स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स मिल सकती हैं अगले वीक? अच्छा, अगेन पाउंड को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो लास्ट वीक के अंदर मेरी सजेशन थी, मैंने बाय द वे फंडामेंटल्स के ऊपर पाउंड कैट को बाय की कॉल दी हुई थी, और वो ट्यूसडे वाले दिन दी थी, और ट्यूसडे वाले दिन बड़ा तेजी से उसने रैली किया। तो हम मैं डेली बेस के ऊपर भी कई दफा कॉल्स दे रहा होता हूँ। सो पाउंड के अगर पिछले वीक के अंदर जो पहले 3 दिन थे उसमें काफी स्ट्रॉन्ग डाटा आया था, लेकिन चौथे दिन जो था उसका थोड़ा सा डाटा वीक आया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नीचे गिरा। अभी मैं कल के दिन में शायद मैं थोड़ा सा एनालिसिस भी करूंगा कि कितना पाउंड के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। जो पिछले जितना एनालिसिस था 2-3 वीक से चला था, पाउंड वाज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। तो मुझे अगर यूरो, डॉलर एंड पाउंड में से देखा जाए तो मुझे पाउंड की नंबर्स थोड़े से ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं इन तीनों में से। सो पाउंड मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रह सकता है, लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि एक दिन भी अगर कोई फैक्टर ज्यादा नीचे आ जाते हैं तो उसकी बेस के ऊपर रिट्रेसमेंट ये लेने आ सकता है, जिस तरह से आपने बताया, और उसकी बेस पे मुझे लगता है कि पाउंड यूएसडी कैन गो अप। अभी भी डॉलर वीक है पाउंड के अंदर। अच्छा, सीजनल की बेस के ऊपर भी पाउंड को ऊपर जाना चाहिए, वो भी एक सिनेरियो बन रहा है। सो यस, पाउंड यूएसडी के ऊपर भी आप कह लें कि मैं भी थोड़ा सा बुलिश हूँ। चलिए, ज़बरदस्त। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गोल्ड को। गोल्ड, वाकई गोल्ड हुआ हुआ इस टाइम सो गोल्ड जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और अभी 2958 से विद इन नो टाइम 3355 की इसने 10% की रैली फिर दिखा दी है। और इंतज़ार यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ये सजेस्ट किया था कि रिट्रेसमेंट के ऊपर स्टिल बाय करें, ये टॉप नहीं है, और अभी भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इतनी बुलिश रैली की जो टॉप होती है वो इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं होती, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एंड देन फिर वो डिफ़ाइन करेगा कि मैं कितना नीचे आता हूँ। यहाँ पे अभी तक इसमें ट्रेंड चल रहा है बुलिश, और स्ट्रॉन्ग सुपर बुलिश ट्रेंड है। इस पे रिट्रेसमेंट 0.23 पे भी आता है, 3261 पे यहाँ पे बाय करना चाहिए स्टिल। अगर ये फ़र्ज़ करें, लेट्स ज़्यूम ये टॉप है, हमेशा एक बात याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी सिंगल टॉप नहीं होता। सो ये रिट्रेसमेंट पे बाय करें, देन एक्सपेक्ट करें कि अगर ये टॉप भी है तो लोअर हाई बनाने ऊपर आएगा, सो इसमें बाउंस है। तो जब भी ये करेक्शंस में मिलता है आपको, ये जो लेवल
सजेस्ट किए हुए हैं 3260, और अगर अच्छी करेक्शंस आ जाती हैं 3200 के करीब, तो इन दोनों उस पर बाय करना चाहिए। एंड देन आप एक्सपेक्ट करें कि अगर 3360 का हाई है तो वहाँ तक एक दफ़ा फिर जाके डबल टॉप डिफाइन करेगा। सो बहुत सिंपल स्टांस है, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी स्टिल पे रखें। जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं इसको फ़िलहाल वो थोड़ी एहतियात करें, करेक्शंस के ऊपर बाय करें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स इस पे आना शुरू हो जाएंगे। अमार गोल्ड, जिस तरह का केओस और टैरिफ, ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, सबसे ज़्यादा जो नज़र आ रहा है हमें रैली करता हुआ वो यही मेटल नज़र आ रहा है, गोल्ड। गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये आपका टैरिफ की सेटलमेंट्स 90 डेज़ का टाइम है, उसके बाद फिर कुछ आगे इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सो मेरे ख्याल में लोग सेफ़ हेवन की तरफ जा रहे हैं और गोल्ड इज़ वन ऑफ देम। स्टिल लग रहा है कि रैली करता हुआ नज़र आ रहा है फंडामेंटल्स के ऊपर। बिल्कुल, गोल्ड के जो लॉन्ग टर्म मुझे फंडामेंटल्स लगते हैं वो बहुत स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि एक इसके अंदर फैक्टर होता है, मैं किसी दिन हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक के अंदर डिस्कस करूंगा। सप्लाई जितनी दुनिया के अंदर मनी सप्लाई जितनी बढ़ती है, उतना गोल्ड के अंदर जो है ना फंडामेंटली वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब वो फंडामेंटली ये नहीं होता कि फौरी तौर पे वो उन लेवल्स के अंदर चला जाए और वो उसको जाके कैच कर ले, लेकिन कई दफा हमने इन हिस्ट्री में देखा हुआ है कि गोल्ड उसको कैचअप करने के लिए जाता है और कम से कम 5-6 साल के बाद उसको कैचअप कर लेता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी अभी आपके फंडामेंटल्स फैक्टर नजर आ रहे हैं, अभी अनसर्टेनिटी भी चल रही है, फिर आपके कोई क्लैरिटी अभी नजर नहीं आ रही, तो तब तक जो है मुझे लगता है गोल्ड के अंदर अच्छी खासी आपकी रैली रहेगी। सीजनल्स की बेस के ऊपर मैंने लास्ट वीक के अंदर सजेस्ट नहीं किया था अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन अभी भी थोड़ा सीजनल वाइज तो मुझे फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि 90 डेज के बाद क्या होता है। मुझे लगता है 90 डेज के बाद थोड़ी सी जब क्लैरिटी आ जाएगी फिर थोड़ा सा ये करेक्शन नहीं रहेगा। बाय द वे, हमने जो एक एनालिसिस किए थे इस साल के शुरू में, ये इसकी लास्ट लेग है इलियट के ऊपर। सो हो सकता है 2025 का एंड या 2026 के स्टार्ट में ये अपना टॉप डिफाइन करे। सो स्टिल इसमें टाइम है, और ये जो लास्ट वेव होती है ये उसका एक साइन ये होता है कि वो बड़ी ब्रूटल होती है और लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता कि क्यों बढ़ रहा है, और वो बढ़ता ही चला जाता है। सेम कंडीशंस उसके ऊपर आ रही हैं गोल्ड के ऊपर, और वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि वेव फिफ्थ वेव है और ये इसकी लास्ट एडवांसिंग वेव हो सकती है। उसके बाद बड़ी आप मेजर करेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। सो स्टिल बुलिश है बहरहाल। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी करेक्शंस आए बाय करके ही काम करना चाहिए। अभी फ़िलहाल इसमें टाइम है, रैली इसमें कंटिन्यू रहेगी। एंड देन चलें अब आ जाते हैं क्रिप्टो के ऊपर। BTC USDT लास्ट वीक मैंने सजेस्ट किया था कि 85,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। 85,000 को ब्रेक किया एंड देन इसने 86,500 किया। अब यहाँ पे ये छुट्टियाँ हैं चूँकि, तो रेंज में चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई बाय कर रहा है तो उसका स्टॉप लॉस डिफाइन है जो कि 83,000 का बनता है। 82,990 रख लें स्टॉप लॉस, और एक्सपेक्ट करें कि 86,500 को ये ब्रेक कर जाए ईस्टर की छुट्टियों के बाद। सो ओवरऑल ये मैं बार बार कह रहा हूँ, BTC बुलिश है मंथली टाइम फ्रेम्स के ऊपर। ये उसकी एक मेजर करेक्शन थी जो अभी तक हुई 75 तक, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये फर्दर रैली करे। सो अब जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 86,500 की, वो ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद आप 88,500 के लेवल्स को आए कर सकते हैं। सो ओवरऑल बुलिश स्टांस पे रहें। 82,990 के एसएल से ट्रेड की जा सकती है इस पर। लास्ट टाइम इथीरियम को डिस्कस किया था, उसमें 1694 या 90 का हमारा लेवल था ये वाला, और ये कहा था कि ये जब ब्रेक हो तो फिर बाय कीजिएगा। अगेन वो रेजिस्टेंस थी, वहीं तक ही आया एंड देन ड्रॉप हो गया, हमारा बाय स्टॉप ट्रिगर नहीं हुआ। सो ओवरऑल अगेन ये वही सेटअप है जो लास्ट वीक था कि जब भी ये रेंज ब्रेक हो 1694 1700 पर बाय स्टॉप लगाएं और फिर एक्सपेक्ट करें कि 1930s तक चला जाएगा। ये लास्ट वीक वाली ट्रेड स्टिल आपकी पेंडिंग ऑर्डर्स में ही चल रही होगी। इसी तरीके से नैस्डैक को हमने डिस्कस नहीं किया आज, इस पे भी लास्ट वीक वाली ही ट्रेड प्लान इंटैक्ट है कि डी पॉइंट हमारा टीपी जो आता है वो 20,400 के करीब इसकी प्रोजेक्शंस हैं। बाय स्टॉप सजेस्ट किए थे लास्ट टाइम कि 18,600 से ऊपर जाए तो बाय कीजिएगा। मंडे को ये गैप अब ओपन हुआ एंड देन उसके बाद ये साइडवेज होता हुआ रेंज में ट्रेड करता हुआ फ्राइडे को जो है वो 18,200 के करीब आके क्लोज हुए 300 के करीब। सो स्टिल स्टॉप लॉस इसका इंटैक्ट है 17,700। एक्सपेक्ट करें कि 20,400 तक जाए या एटलीस्ट 19,220 को जाके फिर से टेस्ट करें। सो ये नैस्डैक के ऊपर सिंपल स्टांस है, छुट्टियों की वजह से ये चल रहा है। एक और डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम CVX USDT किया था, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इस दफ़ा जो है एक और है
टर्बो USDT के नाम से, इसके 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है। अगर इसको देखते हैं यहाँ पे इसका एक लेवल है तकरीबन 0.02। अगर ये ब्रेक होता है, ये वाला लोअर हाई अगर ब्रेक होता है, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 0.027 को जाके टेस्ट करे। यहाँ से तकरीबन आपकी 25-30% की रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस ब्रेकआउट पे इसको बाय किया जा सकता है। ये बेयरिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था, ये लोअर हाई है, लोअर हाई को ब्रेक करेगा, आप एक्सपेक्ट करें कि वहाँ तक जा सकता है। हमारा ओवरऑल ये था ग्लोबल मार्केट्स का, ज़्यादातर रेंज में रही छुट्टियों की वजह से। सो नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज ब्रेक हो और मार्केट कोई डायरेक्शंस लें और अच्छी डायरेक्शंस लें। चलें रैप अप करते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी हमने कुछ डिस्कस कर लिया। बिल्कुल, चलें जी। आज का भी सेशन आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ओवरऑल हमने टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाया, फंडामेंटली भी बताया। हालात पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतर है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से चल रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ओवरऑल आप ये समझें कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर महंगाई कम हो जाती है, ओवरऑल ग्लोबली डिमांड थोड़ी सी कम रहती है, तो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट बेहतर आएगा। अगर आप देखो कि चाइना से ऑर्डर, उसके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो उसके ऑर्डर्स पाकिस्तान को आ सकते हैं, इंडिया को आ सकते हैं, बाकी कंट्रीज को जा सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे लिए सिनेरियो बेहतर हो सकता है। दूसरा, ग्लोबल ऑयल, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी नीचे आ रही हैं, और ट्रम्प जो है ऑलरेडी वो चाह भी रहा है कि इसकी प्राइसेस नीचे रहें, तो वो अमेरिका के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहती हैं। तो वो भी अगेन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतर आ सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप देख सकते हो बुलिश सिनेरियो चल रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह से रहेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, एंसर माय की तरफ से, अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।